guys, welcome to Piyush Hollywood Hindi YouTube channel, your one-stop destination for Hollywood and TV shows, latest news, updates, breakdowns with hidden details. The Last of Us एपिसोड 1 के डिटेल्स में जाने से पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मेरे बिफोर यू वॉच वाली वीडियोस देख लिए हैं तो चैप्टर्स देखकर ये बेसिक्स वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा वो कंटिन्यू। द लास्ट ऑफ अस की वीडियो गेम और टीवी शो में पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है टाइमलाइन। सीबीआई वायरस आउटब्रेक का साल 2013 की जगह 2003 और प्रेजेंट टाइम स्टोरी टाइमलाइन 2033 की जगह 2023, यानी एचबीओ ने टाइमलाइन 10-10 साल पीछे खींच ली। ओके, तो बेसिक्स। द लास्ट ऑफ अस के ज़ॉम्बी वायरस और बाकी फिक्शनल यूनिवर्स के ज़ॉम्बी वायरस में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि द लास्ट ऑफ अस का ज़ॉम्बी इन्फेक्शन रियल है। यस, एकदम रियल। इसके इफेक्ट अभी तक इंसानों पर नहीं दिखे, लेकिन ब्राजील जैसे कुछ जंगल में रहने वाले इंसेक्ट्स में ये फंगल इन्फेक्शन काफी आम है। ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस पैरासाइट इंसेक्ट्स की बॉडी में घुसते ही सीधा उनके दिमाग को टारगेट बनाता है। यहाँ हम एक आंट का एग्जांपल लेते हैं। दिमाग पर कंट्रोल पाते ही ये फंगल पैरासाइट आंट को उसी की कॉलोनी के ऊपर बने किसी पत्ते पर लेकर जाएगा, ऑलमोस्ट 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर, क्योंकि ये जगह पैरासाइट के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट होती है। इस इन्फेक्शन की चपेट में आते ही आंट की बॉडी उस फंगल पैरासाइट का घर बन जाती है। फिर धीरे धीरे ये पैरासाइट इंसेक्ट्स की बॉडी पर फंगल कॉलोनी बनाकर अपने होस्ट को पूरी तरह से मार देगा। लेकिन कहानी इधर खत्म नहीं हुई, याद है ना? वो पैरासाइट आंट के दिमाग को कंट्रोल करके उसे बाकी आंट्स की कॉलोनी के ऊपर ले गया था। फिर इस इन्फेक्टेड आंट की बॉडी से निकले फंगल स्पोर्स नीचे गिरकर कॉलोनी के बाकी आंट्स को भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो रियल लाइफ वाला ज़ॉम्बी वायरस इस तरह से काम करता है। टीवी पर शायद पहली बार इस फंगल इन्फेक्शन का जिक्र बीबीसी की बनाई प्लैनेट अर्थ डॉक्यूमेंट्री में हुआ था। प्लैनेट अर्थ के जंगल्स एपिसोड को देखते ही नॉटी डॉग के क्रिएटर्स के दिमाग में बत्ती जली और यहीं से उन्हें द लास्ट ऑफ अस वाला ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बनाने का आइडिया आया। वैसे तो इस फंगल पैरासाइट से इंसानों का इन्फेक्ट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन नॉटी डॉग से डेवलपर्स ने सोचा कि क्या होगा अगर अचानक से ये फंगल पैरासाइट म्यूटेट होकर ह्यूमंस को भी अपना शिकार बनाने लग जाए। नेचर है भाई, कुछ भी हो सकता है। रियल लाइफ वाले इंसेक्ट्स की तरह ही द लास्ट ऑफ अस के फंगल पैरासाइट से इन्फेक्ट होते ही इंसान ज़ॉम्बीज बन जाते थे। साइंटिस्ट ने इस वायरस को कॉर्डिसेप्स ब्रेन इन्फेक्शन या सीबीआई का नाम दिया। समय के साथ साथ ये वायरस इन्फेक्टेड बॉडीज को अपग्रेड भी कर देता था, यानी इन्फेक्टेड विक्टिम जितना पुराना हुआ उसे मारना उतना ही मुश्किल। कह सकते हो कि ये वायरस स्टेजेस में काम करता है। स्टेज 1, इन्फेक्ट होने के 2 दिन के अंदर विक्टिम का दिमाग काम करना बंद कर देता था। स्टेज 2, 2 हफ्ते बाद विक्टिम की बॉडी पर इस वायरस की वजह से फंगस बनने लगता था और यह फंगल डेवलपमेंट समय के साथ साथ बढ़ता ही रहेगा। स्टेज 2 से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को सीरीज में स्टॉकर का नाम से बुलाया जाता है। धीरे धीरे यह फंगल इन्फेक्शन ज़ॉम्बीज के चेहरे और बॉडी को कवर करके उनके देखने की एबिलिटी खत्म कर देगा। स्टेज 3 इन्फेक्शन वाले ये ज़ॉम्बीज आवाज के जरिए अपने शिकार को ढूंढते थे, स्पेसिफिकली क्लिकिंग टाइप की आवाज, इसीलिए इनका नाम क्लिकर्स पड़ा। इन्फेक्ट होने के 10 साल बाद विक्टिम की बॉडी चौथे स्टेज में पहुंच जाती थी। स्टेज 4 या ब्लोटर ज़ॉम्बीज की बॉडी पर फंगस का कवच चढ़ा रहता है, इसीलिए इन्हें मारना सबसे मुश्किल काम है। ये ब्लोटर ज़ॉम्बीज अपने शिकार पर इन्फेक्टेड स्पोर्स भी रिलीज करते हैं। अगर ठीक से प्रिकॉशंस नहीं लिए तो ये स्पोर्स भी आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये वायरस इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के काटने से फैलता है, बट ये एक पैरासिटिक वायरस होने की वजह से सीबीआई सिर्फ जिंदा ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी किसी हेल्दी ह्यूमन के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी ज़ॉम्बी बन के उठ जाएगी। ये वाला लॉजिक इधर नहीं चलेगा। बट हाँ, इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के मरने के बाद भी उनके बॉडी से स्पोर्स रिलीज होते हैं, तो उनसे भी जरा बच के। यानी इस वाले पैंडेमिक में भी मास्क्स आर मैंडेटरी। वैक्सीन बनाने के फेल अटेम्प्ट के बाद यूएस गवर्नमेंट ने देश को चलाने के लिए मिलिट्री की मदद ली। फिर होमलैंड सिक्योरिटी ने यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर देश को अलग अलग क्वारंटीन हिस्सों में बांट दिया ताकि वो वायरस को फैलने से फोर्सफुली रोक सके। फोर्सफुली यानी सस्पेक्टेड विक्टिम को सीधा गोली मारकर। यूनाइटेड स्टेट को पुलिस स्टेट बनता देख कुछ रिबेल्स ने साथ मिलकर फायरफ्लाइज ग्रुप की बुनियाद रखी। इन लोगों का मिशन है सीबीआई के लिए वैक्सीन बनाकर यूएस में फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना। लेकिन वायरस फैलने के 20 साल बाद भी वैक्सीन का कोई अता पता नहीं था। अब चलते हैं सीधा सीरीज की स्टोरी की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 1968 डॉक्टर न्यूमन एक साथी एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ
किसी टॉक शो में फ्यूचर पैंडेमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर न्यूमन का मानना है कि ह्यूमन काइंड को सबसे बड़ा खतरा फंगल पैरासाइट से है, क्योंकि वो वायरस सीधा दिमाग पर कब्जा करता है। फिर लाइव टीवी पर ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस फंगस वाला एग्जाम्पल देकर डॉक्टर साहब ने सबकी खटिया खड़ी कर दी। माना कि यह फंगल पैरासाइट टेम्परेचर की वजह से ह्यूमन बॉडी में सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा अगर बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह ये फंगल पैरासाइट भी विकसित या म्यूटेट हो जाए। एक बार इस पैरासाइट ने इंसानों को अपना शिकार बना लिया तो समझ लो ह्यूमैनिटी की खैर नहीं। बस कुछ सालों में ये पैरासाइट पोर्स के जरिए अरबों ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर देगा। सेकंड फ्लैशबैक, सितंबर 26, 2003। सिंगल फादर जोल मिलर अपनी बेटी सेरा और भाई टॉमी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। जोल का आज बर्थडे होने की वजह से सेरा ने खास उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। टॉमी ने जोल को बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जबरदस्त वर्कलोड होने की वजह से आज शायद उन्हें डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये सुनकर सेरा काफी डिसअपॉइंट हो गई। एटलीस्ट खुद के बर्थडे के दिन तो जल्दी घर आते। लेकिन जोल ने सेरा से वादा किया कि रात को घर लौटने से पहले वो साथ में केक लेकर आएगा। बाहर जाने से पहले सेरा ने चुपके से जोल के ड्रॉअर से कुछ पैसे और ये खराब घड़ी ले ली। स्कूल जाते जाते सेरा ने अपने पड़ोसी अंकल डैनी से वादा किया कि वापस लौटने पर वो आंट कॉनी के साथ थोड़ा टाइम बिताएगी। स्कूल खत्म होते ही सेरा वो घड़ी लेकर नासिर के वॉच शॉप चली गई। लकीली नासिर इस घड़ी को सिर्फ $20 में ठीक कर सकता है। तभी सेरा ने नोटिस किया कि बाहर कुछ अजीब सा चला हुआ था। ढेर सारे पुलिस की गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स वगैरह घूम रहे थे। इससे पहले कि सेरा कुछ समझ पाए, नासिर की बीवी ने आकर उसे जल्द से जल्द शॉप बंद करने को कहा। सेरा की घड़ी ठीक करके नासिर ने फटाफट शॉप बंद कर ली। अगेन सेरा ये सब देखकर काफी कंफ्यूज थी। यहाँ से निकलकर सेरा सीधा डैनी और कॉनी के घर चली गई। कॉनी का मानना था कि शायद टाउन में बढ़ते क्राइम्स की वजह से इतनी पुलिस घूम रही होगी, लेकिन सेरा को पूरा यकीन था कि मामला कुछ और है। कॉनी की मां नैना बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती थी। इनके घर से वापस जाने से पहले सेरा ने डैनी के डीवीडी कलेक्शन से एक मूवी ले ली, जोल की बर्थडे नाइट सेलिब्रेट करने। बाहर जाने से पहले सेरा ने देखा कि उनका पेट डॉग मर्सी नैना को बड़े अजीब तरीके से घूर रहा था। नैना के ऊपर अब धीरे धीरे CBI वायरस का असर होने लगा है। सेरा ये देखकर काफी नाराज थी कि जोल आते वक्त केक लाना भूल गया। पर जल्दी सेरा ने अपना मूड ठीक करके जोल को 2 बर्थडे गिफ्ट दिए, ये वॉच और डैनी के घर से लाई कर्टिस एंड वाइपर 2 की DVD। मूवी देखते देखते सेरा की आंख लग गई। तभी टॉमी ने जोल को कॉल करके बताया कि बार में मारामारी करने की वजह से पुलिस ने उसे ट्रेविस काउंटी जेल में बंद करके रखा है। फ्राइडे नाइट होने की वजह से अगर जोल ने इसकी जल्दी बेल नहीं करवाई तो टॉमी मंडे तक अंदर रहेगा। यह सुनते ही जोल न चाहते हुए भी उसकी मदद करने के लिए मान गया। आधी रात के ठीक 1 घंटा पहले जोल एली को उसके बेडरूम में सुलाकर टॉमी को छुड़ाने चला गया। 3 घंटे बाद हेलीकॉप्टर्स की आवाज से सेरा की नींद खुली। सेरा ने देखा कि पड़ोसी का पेट डॉग मर्सी इनके घर के बाहर खड़ा था। सेरा ने मर्सी को वापस उनके घर छोड़ने की कोशिश की, पर मर्सी डर के मारे वहां से दूर भाग गया। हिचकिचाते हुए पड़ोसी के घर जाकर सेरा ने देखा कि इन्फेक्टेड नैना ने डैनी को बुरी तरह से जख्मी करके कॉनी को मार दिया है। सेरा को वहां खड़ा देखकर नैना भागते हुए इसके पीछे चली आई। सेरा किसी तरह से अपनी जान बचाकर इनके घर से बाहर आ गई, जहां उसकी मुलाकात जोल और टॉमी से हुई। जोल ने रेंच से इन्फेक्टेड नैना को मार दिया और सेरा को ट्रक में बिठाकर टाउन से बाहर की ओर ले जाने लगा। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। इन्हें बस इतना पता था कि पास के शहर में किसी पैरासाइट वायरस आउटब्रेक की वजह से लोग पागलों जैसा बर्ताव कर रहे थे। कॉनी नैना को सिटी में हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाती थी। शायद वहीं से नैना को वो इन्फेक्शन मिला होगा, लेकिन अब वो सब सोचने का टाइम नहीं था। इन्हें जल्द से जल्द इस एरिया से बाहर निकलना होगा। अनफॉर्चुनेटली आधे टेक्सास ने सेम प्लान बनाकर मेन हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम कर दिया था। कच्चा रास्ता भी नहीं ले सकते क्योंकि वहां मिलिट्री बैरिकेड्स लगे हुए थे। टॉमी ने डिसाइड किया कि वो टाउन के थ्रू जाते हुए नॉर्थ से शायद मिलिट्री बैरिकेड्स को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन टाउन के अंदर घुसते ही इन्फेक्टेड लोगों से भागते हुए ह्यूमंस ने इनका रास्ता रोक लिया। जोल के कहने पर टॉमी किसी तरह से सबको कट मारते हुए आगे चला गया, लेकिन तभी आसमान से एक प्लेन सीधा इनके टाउन में आकर क्रैश हुआ। ये लोग क्रैश के डायरेक्ट इंपैक्ट से तो बच गए, लेकिन प्लेन से निकले मलबे ने इनकी गाड़ी उलट दी। एक्सीडेंट में सेरा के पैर में चोट लग गई, वो अब भाग नहीं सकती। इसी केओस में ये दोनों टॉमी से अलग हो गए। टॉमी ने जोल को बताया कि वो किसी तरह से टाउन से बाहर निकलकर इनसे सीधा नदी के किनारे पर मिलेगा। जोल जख्मी सेरा को गोद में उठाकर नदी की ओर भागने लगा।
तभी एक इन्फेक्टेड रनर की नजर इन पर पड़ी। जोल और सहरा ऑलमोस्ट इस रनर का शिकार बनने वाले थे, बट टाउन से बाहर आते ही एक सोल्जर ने उस रनर को शूट कर दिया। सोल्जर ने फौरन अपने सीनियर को कांटेक्ट करके उसे जोल और सहरा के बारे में बताया। ऊपर के इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर थे, जोल और सहरा को गोली मार दो। यह सुनकर वो सोल्जर काफी हैरान था, बट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। जोल ने उस सोल्जर को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी सोल्जर ने हिचकिचाते हुए उन पर गोलियां चला दी। जोल को गोली बस छू कर निकली, बट इस शूट आउट में सहरा बुरी तरह से घायल हो गई। इससे पहले कि वो सोल्जर जोल को मार दे, टॉमी ने सही समय पर आकर उसे गोली मार दी। सहरा की हालत देखकर टॉमी समझ गया कि अब बहुत देर हो गई है। जोल के लाख कोशिश करने के बावजूद भी सहरा ने तड़पते हुए उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। 20 साल बाद 2023 प्रेजेंट टाइम, एक बच्चा जंगल से चलते हुए बोस्टन के क्वारंटीन जोन तक पहुंच गया। सोल्जर्स फौरन उस बच्चे को उठाकर जांच करने ले गए। इस सीबीआई डिटेक्शन डिवाइस से चेक करने पर इन्हें पता चला कि यह बच्चा इन्फेक्टेड है। फिर इस बच्चे को सेफ्टी के झूठे सपने दिखाकर सोल्जर ने उसे इंजेक्शन लगाकर मार दिया। फॉल्स होप्स ही सही, एटलीस्ट अपनी आखिरी घड़ी में तो इस बच्चे का मूड अच्छा था। फिर हमने देखा कि मिडिल एज जोल अपनी पार्टनर इन क्राइम कम गर्लफ्रेंड टेस के साथ इन्फेक्टेड ह्यूमंस के बॉडीज को जलाने का काम कर रहा था। सहरा को खोने के 20 साल बाद जोल के अंदर के सारे इमोशंस मानो अब मर गए थे। इसने इस बच्चे की बॉडी को बिना हिचकिचाए उठाकर आग में फेंक दिया। जोल और टेस क्वारंटीन जोन में ऐसे डेली काम करके गुजारा करते थे, बट साइड बाय साइड इनके इलीगल एक्टिविटीज भी चले हुए थे। क्वारंटीन जोन में खाना पानी का गुजारा करने इन्हें ये रेशन कार्ड्स मिलते थे। जोल को काम से ज्यादा पैसों से मतलब था। काम कितना भी रिस्की हो फर्क नहीं पड़ता, बस कमाई अच्छी होनी चाहिए। इस क्वारंटीन जोन को फेडरा नामी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। देख के लग रहा था कि फेडरा ने यहाँ सबके लिए अच्छा खासा बंदोबस्त करके रखा है। जब तक इनके रूल्स फॉलो करेंगे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बट अगर फायरफ्लाई ग्रुप को सपोर्ट दिखाकर या क्वारंटीन जोन के बाहर स्मगलिंग करके रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो भाई सजा सीधा मौत होगी। जोल साइड में खड़े इस करप्ट सोल्जर ली के साथ मिलकर हाइड्रोकोडोन पेन किलर्स की डील कर रहा था। रिसोर्सेज की इतनी कमी थी कि पिल्स देने के बाद जोल ने ली से खाली पैकेट तक वापस मांग लिया। फेडरा के सारे फैक्ट्रीज में बस यही दो चीजें जबरदस्त क्वांटिटी में बनते थे, बुलेट्स और पेन किलर टैबलेट्स। जोल ने ली को एक ट्रक अरेंज करने का काम भी सौंपा था। जोल ने किसी तरह बार्गेनिंग करके $400 में डील पक्की कर दी, बट वो ट्रक भी बैटरी के बिना नहीं चलने वाला। ली ने जोल को वार्निंग दी कि वो फेडरा के कट्टर दुश्मन रिबेल ग्रुप फायरफ्लाई से जरा बचकर रहे। रिसेंटली सड़कों पर उनके धमाकेदार हमले काफी बढ़ गए थे। जोल जिस बैटरी की तलाश में था वो रॉबर्ट ने किसी और को बेच दी थी। रॉबर्ट के आदमियों ने इस मामले को रफा दफा करने टेस को तक कूट दिया था। टेस की यह हालत देखकर रॉबर्ट काफी परेशान था, क्योंकि अगर जोल को पता चला कि रॉबर्ट के आदमियों ने उसे धोखा देकर टेस के साथ मारा पीटी की है तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन टेस ने रॉबर्ट को समझाते हुए कहा कि यहां से छूटते ही वो जोल को समझा लेगी। रॉबर्ट के पास वैसे भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन इससे पहले कि रॉबर्ट टेस को आजाद कर पाए वहां एक जोरदार धमाका हुआ। टेस तो बच गई, बट इसमें रॉबर्ट का एक आदमी मारा गया। बाहर फेडरा और फायरफ्लाई शूटर्स के बीच लड़ाई चली थी। टेस के पास सरेंडर करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसने किसी तरह से सोल्जर्स को समझा लिया कि वो फायरफ्लाइज गैंग की मेंबर नहीं है। फिर हमने देखा कि फायरफ्लाइज एक टीनेज लड़की को किडनैप करके उस पर रिसर्च कर रहे थे। लड़की ने इन्हें अपना नाम वेरोनिका बताया। वेरोनिका के हिसाब से फेडरा किसी भी वक्त उसे ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएंगे। जोल को रेडियो ऑपरेटर एब से पता चला कि टॉमी का पिछले 3 हफ्ते से कोई अता पता नहीं था। यूजुअली टॉमी एक दिन के अंदर जोल को अपना अपडेट दे देता था। एब के मना करने के बावजूद भी जोल ने बाहर जाकर उसे ढूंढने का प्लान बनाया। टॉमी वायोमिंग के टावर गया हुआ था। बॉस्टन से वायोमिंग का रास्ता निहायत ही खतरनाक इन्फेक्टेड रेडर्स और स्लेवर्स से भरा हुआ था। इन रेडर्स और स्लेवर्स का इंट्रोडक्शन हो जाने दो, फिर उनके बारे में बात करेंगे। फिर भी जोल के कहने पर एब ने उसे नक्शे पर मार्क करके टॉमी की लोकेशन बता दी। जेल से आजाद होते ही रात को टेस सीधा घर चली आई। सुबह होते ही टेस ने जोल को सब कुछ सच सच बता दिया। एज एक्सपेक्टेड जोल जाकर रॉबर्ट की बैंड बजाने वाला था, लेकिन टेस ने उसे किसी तरह शांत कर दिया। फिलहाल इनके लिए बैटरी हासिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना बैटरी और ट्रक के जोल टॉमी को ढूंढने नहीं जा सकता। फिर इन दोनों ने रॉबर्ट के नए कस्टमर से बैटरी चुराने की प्लानिंग शुरू कर दी।
इस बार ऑल गन्स ब्लेजिंग वाला मिशन नहीं चलने वाला। इन्हें इस काम को एकदम सीक्रेटली और शांति से अंजाम देना होगा। फायरफ्लाइज के बीच उनके रीसेंट हमलों को लेकर बहस चली थी। सारे ही फेडरा के ऊपर बमबारी से खुश नहीं थे, लेकिन इनकी लोकल लीडर मर्लिन ने सबको समझाते हुए कहा कि फायरफ्लाइज का मिशन दुनिया में फिर से अमन, शांति, आजादी और डेमोक्रेसी लाने का था और इसके लिए फेडरा के साथ लड़ाई जारी रखनी होगी। फायरफ्लाइज पिछले 20 सालों से फेडरा के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन अभी इनके पास वेरोनिका थी। मर्लिन ने अपने साथी को नोट थमाते हुए कहा कि यह वेरोनिका फायरफ्लाइज का मिशन पूरा करने में इनकी मदद करेगी, बट इसके लिए इन्हें वेरोनिका को लेकर जल्द से जल्द बोस्टन छोड़कर बाहर वेस्ट की ओर जाना होगा। टेस को एक खबरी से बैटरी की डील वाली लोकेशन पता चल गई। जोल और टेस सबवे के थ्रू अंडरग्राउंड रास्तों से बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे। मर्लिन ने वेरोनिका को कैद से आजाद करके उसे उसका बैग थमा दिया। मर्लिन अच्छे से जानती थी कि वेरोनिका का असली नाम एली है। इसी ने बचपन में एली को फेडरा के मिलिट्री स्कूल में भर्ती करवाया था ताकि एली सेफ रहे। डोंट वरी, मर्लिन एली की मम्मी वगैरह नहीं है, लेकिन अभी वो सब सोचने का टाइम नहीं। रिसेंटली मर्लिन ने एली की जान भी बचाई थी, वरना फायरफ्लाइज तो उसे मार ही देते। एली इतनी स्पेशल है कि फायरफ्लाइज को जल्द से जल्द उसे बोस्टन से निकालकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह लेकर जाना होगा। यही हमें हिंट मिला कि एली इन्फेक्टेड है, इसीलिए फायरफ्लाइज उस पर डेली नजर रखे हुए थे। लेकिन सरप्राइजिंगली इन्फेक्ट होने के हफ्तों बाद भी एली पर फंगल पैरासाइट का कोई असर नहीं दिख रहा था। जोल और टेस अंडरग्राउंड रास्ते से बिल्डिंग के अंदर घुस गए। देख के लग रहा था कि हाल ही में फायरफ्लाइज और रॉबर्ट की गैंग के बीच जबरदस्त शूट आउट हुआ था, जिसमें कई फायरफ्लाइज और रॉबर्ट मारा गया। अनफॉर्चुनेटली ये जिस बैटरी की तलाश में आए थे उसकी पूरी तरह से बैंड बजी पड़ी थी। रॉबर्ट ये सड़ी हुई बैटरी की डील करने 2-3 पार्टीज को घुमाया जा रहा था, इसीलिए फायरफ्लाइज ने गुस्से में उसे मार दिया। इस लड़ाई में मर्लिन भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। इससे पहले कि जोल को समझ पाए, उस पर एली ने अपने आइकॉनिक स्विच ब्लेड से हमला कर दिया। जोल ने फौरन एली से ब्लेड छीनकर उस पर बंदूक तान दी। तभी हमें पता चला कि जोल और मर्लिन एक दूसरे को पहले से जानते थे। मर्लिन ने जोल और टेस को ऑफर दिया कि अगर वो एली को सही सलामत स्टेट हाउस स्मगल करने के लिए मान जाते हैं तो लोकेशन पर पहुंचते ही वहां के फायरफ्लाइज इन्हें ट्रक और ढेर सारे हथियार दे देंगे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद जोल और टेस मान गए। फिर ये दोनों एली को लेकर घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचते ही जोल और टेस स्मगलिंग की प्लानिंग में लग गए। पहले ये दोनों एली को लेकर बिल और फ्रैंक के टाउन में जाएंगे, वहां से आगे की प्लानिंग होगी। जोल के रूम में रखा सामान देखकर एली ने भांप लिया कि ये लोग रेडियो को सीक्रेट मैसेजेस भेजने के लिए यूज करते हैं। जब रेडियो पर 60s के गाने बज रहे हैं यानी नो मैसेज, 70s के गाने यानी कुछ तो नया काम आया है, और जोल को फंसाकर एली ने यह भी पता लगा लिया कि 80s के गानों का बजना यानी किसी भारी प्रॉब्लम या गड़बड़ की निशानी। जोल एली की बातें इग्नोर करके सो गया। तभी इसकी नजर जोल की टूटी हुई घड़ी पर पड़ी। सैरा के मौत के 20 साल बाद भी जोल डेली उसके दिए गिफ्ट को पहनता था। आधी रात होते ही जोल और टेस एली को लेकर दीवार के उस पार चले गए। एली फर्स्ट टाइम क्वारंटाइन जोन के बाहर आई थी। थोड़ा आगे जाते ही इन्हें एक सोल्जर ने पकड़ लिया। वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि जोल का पेन किलर कस्टमर ली है। जोल का दोस्त होने के बावजूद भी ली उसे इतना बड़ा कानून तोड़ने नहीं देने वाला। जोल के बहुत समझाने के बावजूद भी ली तीनों को घुटने पर बिठाकर इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करने लगा। एली का नंबर आते ही उसने फौरन अपने स्विच ब्लेड से ली पर हमला कर दिया। एली की हरकत के बाद ली ने गुस्से में उस पर बंदूक तान दी। ये सीन देखकर जोल के पुराने ट्रॉमेटिक मेमोरीज ट्रिगर हो गए। सैरा की मौत वाली रात। फिर जोल ने कंट्रोल खोकर ली को जमीन पर पटक दिया और मार मार कर उसके चेहरे का भरता बना दिया। एली जोल के इस रूप को देखकर हैरान रह गई। तभी टेस की नजर वायरस स्कैनर पर पड़ी, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि एली इन्फेक्टेड है। एली ने फौरन इन दोनों को अपने हाथ का जख्म दिखाते हुए कहा कि यह इन्फेक्शन उसे 3 हफ्ते पहले हुआ था, यानी किसी स्पेशल कंडीशन की वजह से एली उस फंगल इन्फेक्शन से पूरी तरह से इम्यून है। इस पर बाद में चर्चा होगी। बाकी सोल्जर से आने से पहले जोल ली की राइफल उठाकर एली और टेस के साथ किसी सुरक्षित जगह की ओर निकल पड़ा। एपिसोड 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 2003 जकार्ता, इंडोनेशिया। रत्ना नामी एक माइकोलॉजिस्ट लोकल रेस्टोरेंट में बैठी लंच कर रही थी कि तभी अचानक मिलिट्री के कुछ लोग उसे उठाकर गवर्नमेंट लैब ले गए। अथॉरिटीज ने उसे बताया कि उन्हें अर्जेंटली रत्ना के माइकोलॉजिस्ट एक्सपर्टीज की जरूरत है, इसीलिए वे उसे जबरदस्ती उठाकर लाए हैं।
लैब के एक रिसर्चर ने रत्ना को माइक्रोस्कोप में रखा ओफियोकॉर्डिसेप्स का सैंपल देखने को कहा। रत्ना ये सुनकर दंग रह गई कि इन्होंने ये सैंपल एक ह्यूमन की बॉडी से निकाला था। कॉर्डिसेप्स वायरस का ह्यूमन बॉडी में सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। फिर रत्ना को यकीन दिलाने अथॉरिटीज उसे इन्फेक्टेड ह्यूमन की बॉडी दिखाने ले गए। इस इन्फेक्टेड लेडी के पैर पर इंसान के काटने के निशान थे। बॉडी की और रिसर्च करने पर रत्ना को इन्फेक्टेड लेडी के मुंह से जिंदा कॉर्डिसेप्स की लड़े मिली। यह देखकर रत्ना के चेहरे का रंग उड़ गया और वो डर के मारे रूम के बाहर भाग गई। जनरल ने रत्ना को बताया कि इस इन्फेक्शन की शुरुआत एक फ्लोर मिल से हुई थी। इन्होंने बाकी इन्फेक्टेड ह्यूमंस को तो मार दिया, बट मिल के 14 वर्कर्स अभी भी गायब हैं। अथॉरिटीज चाहते हैं कि रत्ना वैक्सीन या मेडिसिन बनाकर इस इन्फेक्शन को रोकने में इनकी मदद करें। रत्ना इस फंगल पैरासाइट पर बरसों से रिसर्च कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है और ना ही ऐसा कुछ बनाना पॉसिबल भी है। अथॉरिटीज के पास इन्फेक्शन को रोकने का बस एक ही रास्ता है, सारे शहर में बमबारी कर दो ताकि हजारों लोगों के साथ वो इन्फेक्टेड ह्यूमंस भी मारे जाएं। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम 2023। क्वारंटीन जोन के बाहर एली एक खंडर में सो रही थी। नींद से जागते एली ने देखा कि टेस और जोल बंदूक थामे उस पर नजर रखे हुए थे। एली ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि इन्फेक्टेड बाइट 3 हफ्ते पुराना है, वो वाकई में फंगल इन्फेक्शन से पूरी तरह से इम्यून है। लेकिन जोल को अब भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं था। फिर ये सारे बैठकर साथ लाया खाना खाने लगे। मर्लिन ने एली के लिए स्पेशल चिकन सैंडविच पैक करके दिया था। ऐसे माहौल में चिकन सिर्फ स्मगलर्स को ही नसीब होता था। टेस्ट के फोर्स करने के बाद एली ने इन्हें सब कुछ बता दिया। वेस्ट में एक फायरफ्लाइज का कैंप है जहां के डॉक्टर्स एली पर रिसर्च करके इन्फेक्शन पर वैक्सीन बनाने वाले थे। यह सुनते ही जोल की सटक गई। वो ये मैजिक वैक्सीन वाली कहानियां पिछले 20 साल से सुनते आ रहा था। सब कुछ बस स्कैम है और कुछ नहीं। जोल को यह सब छोड़कर वापस बॉस्टन जाना था, बट फिर भी टेस ने किसी तरह जोल को आगे बढ़ने के लिए मना लिया। जोल को ट्रक के लिए बैटरीज भी फायरफ्लाई से देने वाले थे ना। फिर दोनों एली को लेकर बाहर चले गए। अगेन क्या कहने वीएफएक्स और सेट डिजाइन के। बॉम्बिंग के बाद बने मलबे ने स्टेट हाउस जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब इनके पास बस 2 रास्ते थे, कम खतरे वाला लंबा रास्ता या फिर मौत को दावत देने वाला छोटा रास्ता। ऑफ कोर्स इन्होंने होटल के थ्रू जाने वाला लंबा रास्ता चूज किया। रास्ते में एली ने इन्हें बताया कि वो अनाथ है और ना ही इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह इसे ढूंढते हुए इनके पीछे आएगा। कुछ दिनों पहले सबके मना करने के बावजूद भी एली अकेले मॉल के अंदर घुस गई थी। वहीं पर एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया। फायरफ्लाइज उसे देखते ही मारने वाले थे, बट मर्लिन ने उसकी जान बचा ली ताकि वो एली को किडनैप करके उस पर रिसर्च कर सके। एली को लगता था कि क्वारंटीन जोन के बाहर की दुनिया इन्फेक्टेड ह्यूमन से भरी पड़ी होगी, बट यहाँ तो सब इधर सन्नाटा छाया हुआ है। तभी उन्हें क्लिक करके चिल्लाने की आवाज आई। इन्फेक्टेड आंखों की बजाय आवाज से शिकार का पता लगाते थे, यानी चमगादड़ की तरह इको लोकेशन के जरिए। होटल पहुंचते एली ने देखा कि वहां के लॉबी में पानी भरा था। एली को तैरना नहीं आता, बट लकीली पानी ज्यादा गहरा नहीं था। एली लॉबी में थोड़ा टाइम पास कर रही थी कि तभी उसके समझ आया कि वो लोग एक्चुअल में कितनी खतरनाक जगह पर थे। ऊपर जाकर इन्होंने देखा कि मलबे की वजह से हॉलवे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। टेस मलबे के अंदर घुसकर इनके लिए रास्ता ढूंढने चली गई। इसी दौरान एली और जोल साथ बैठकर इन्फेक्टेड ह्यूमंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जोल ने अब तक कई इन्फेक्टेड को मारा था, बट आज भी उसे अंदर से थोड़ा बुरा तो लगता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड भी कभी न कभी आम इंसान ही तो थे। पिछली रात वाले इंसिडेंट के बाद एली यहाँ बेसिकली जोल के कैरेक्टर को जज कर रही थी कि कहीं ये बंदा सरफिरा किलर तो नहीं। तभी टेस वापस आ गई। इन्हें बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली नीचे रोड पर ढेर सारे इन्फेक्टेड पड़े हुए थे। इनमें से मैक्सिमम इन्फेक्टेड क्वारंटीन जोन को ढूंढने आए हुए ह्यूमंस होंगे जो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इन्फेक्शन का शिकार बन गए। तभी एली का ध्यान गया कि इन्फेक्टेड एक्चुअल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, मानो किसी तरह का हाइव माइंड। फिर टेस ने इसे समझाया कि ये कॉर्डिसेप्स फंगस जमीन के अंदर भी उगता है। अंडरग्राउंड फंगस की लड़े आसपास के सारे इलाके में फैल गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स वाले अपसाइड डाउन ग्रोथ की तरह। इन्फेक्टेड के साथ कनेक्ट होते ही ये कॉर्डिसेप्स हाइव माइंड उन्हें आसपास चली सारी जानकारी दे सकता है। यानी अगर 1 किलोमीटर दूर किसी ह्यूमन ने फंगस पर पैर रख दिया तो इधर पड़े इन्फेक्टेड्स को पता चल जाएगा कि उनका शिकार आसपास ही है। इसका मतलब साफ था, इन्हें ना चाहते हुए भी म्यूजियम वाला छोटा रास्ता लेना होगा। म्यूजियम के बाहर होगी सूखी फंगस देखकर जोल समझ गया कि शायद अंदर के सारे इन्फेक्टेड मर चुके होंगे
म्यूजियम में एंटर होते ही एली को एक ह्यूमन की लाश मिली। सारे इस ह्यूमन के घाव देखकर हैरान रह गए। इन्फेक्टेड कभी अपने शिकार को इतनी बुरी तरह से नहीं मारते। टेस का मानना है कि इसके साथ जो भी हुआ था वो म्यूजियम के बाहर हुआ होगा। बाद में शायद ये अपनी जान बचाने म्यूजियम के अंदर आया हो। जो भी हो, आगे का रास्ता इन्हें बिना कोई आवाज किए एकदम शांति से पार करना होगा। ऊपर जाते ही इनका सामना एक क्लिकर से हुआ। जोल ने एली को इशारा करते हुए बताया कि क्लिकर इन्हें देख नहीं सकते, बट इनके सुनने की शक्ति कमाल की है, यानी जिंदा रहने के लिए शांति बनाए रखना। फिर ये तीनों किसी तरह छुपते छुपाते रूम के बाहर निकलने लगे कि तभी एक और क्लिकर को अपने एकदम सामने खड़ा देख एली की सांस फूल गई। बस फिर क्या था, इतनी सी आवाज को सुनकर क्लिकर्स ने उन पर हमला कर दिया। फिर इन क्लिकर्स के साथ चली लंबी टेरिफाइंग लड़ाई के बाद जोल ने हेडशॉट देकर दोनों क्लिकर्स को मार दिया। बस अब बहुत हुआ। टेस को बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द स्टेट हाउस पहुंचना था। क्लिकर से लड़ते वक्त टेस के पैर में मोच आ गई थी और एली फिर से एक बार इन्फेक्टेड बाइट का शिकार बन गई। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि एली इस इन्फेक्शन से इम्यून थी। बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही इन्होंने देखा कि वहां एली को ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट ट्रक तो खड़ा था, पर आसपास कोई फायरफ्लाई नजर नहीं आ रहा। ट्रक का ड्राइवर साइड में मरा पड़ा है और खून के निशान सीधा स्टेट हाउस के अंदर जा रहे थे, यानी यहाँ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। टेस बिना कुछ सोचे समझे एली को पकड़कर बिल्डिंग के अंदर ले गई। जोल भी गुस्से में उसके पीछे चला गया। अंदर एली को लेने आए सारे फायरफ्लाइज की लाशें पड़ी थी। थोड़ी छानबीन करने पर जोल को पता चला कि उनमें से एक फायरफ्लाई इन्फेक्टेड था, यानी इन्हें फेडरा ने नहीं मारा। या तो फायरफ्लाइज ने इन्फेक्शन के डर से एक दूसरे को मार दिया, या फिर हो सकता है कि इन्फेक्शन को और फैलने से रोकने उन्होंने खुद की ही जानें ले ली। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनका मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। टेस फुल ऑन पैनिक मोड में सामान की तलाशी कर रही थी। एटलीस्ट किसी के पास तो मैप होगा जिसकी मदद से वो वेस्ट में बने फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंच पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, टेस एली को फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचा कर ही रहेगी। टेस का यह पैनिक बिहेवियर देखकर एली समझ गई कि म्यूजियम वाली लड़ाई में टेस भी उस इन्फेक्शन का शिकार बन गई। फिर टेस ने जोल को गर्दन पर बना इन्फेक्टेड मार्क दिखाकर इस बात को कंफर्म कर दिया कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। टेस के कहने पर एली ने जोल को अपना फ्रेश बाइट मार्क भी दिखाया, जो कि धीरे धीरे अपने आप दुरुस्त हो रहा था। यह देखकर जोल भी समझ गया कि एली वाकई में इस इन्फेक्शन से इम्यून है। टेस चाहती है कि जोल एली को लेकर फौरन बिल और फ्रैंक के पास चला जाए, फिर उनके साथ मिलकर फायरफ्लाइज के कैंप को ढूंढना। अब ह्यूमैनिटी को बचाना जोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले कि जोल कुछ समझ पाए, एक अधमरे इन्फेक्टेड फायरफ्लाई ने इन पर हमला कर दिया। जोल ने फौरन उसे हेडशॉट देकर मार दिया। फिर धीरे धीरे जमीन पर बने फंगस की लड़े उस इन्फेक्टेड फायरफ्लाई के कांटेक्ट में आने लगी, यानी आसपास के सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को इनकी लोकेशन पता चल गई। बस कुछ ही मिनट्स में इन्फेक्टेड का झुंड बिल्डिंग के अंदर घुस जाएगा। टेस ने जोल को बताया कि वो जल्द से जल्द एली को लेकर यहाँ से बाहर चला जाए। वो बिल्डिंग के अंदर ही रहकर इन्फेक्टेड को रोके रखेगी। एली के मना करने के बावजूद भी जोल उसे खींचते हुए बिल्डिंग के बाहर ले गया। अंदर टेस फायरफ्लाइज के लाए फ्यूल और बॉम्ब को जमीन पर गिराने लगी। इसका प्लान काफी सिंपल था। इन्फेक्टेड झुंड के अंदर आते ही टेस धमाका करके खुद के साथ बाकी इन्फेक्टेड्स को भी जला देगी। लेकिन साला एकदम लास्ट मोमेंट पर इसके लाइटर ने काम करना बंद कर दिया। इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज स्टेट हाउस के अंदर घुसकर अपने शिकार को ढूंढने लगे। इनमें से एक टेस को किस करके धीरे धीरे इन्फेक्शन ट्रांसफर करने लगा। वाह भाई, क्या कमाल का तरीका है। टेस आखिरी दम तक लाइटर को जलाने की कोशिश में थी। आखिरकार लाइटर जल गया और टेस ने जमीन पर पड़े फ्यूल को जलाकर स्टेट हाउस में जबरदस्त धमाका कर दिया। जोल और एली बाहर खड़े इन्फेक्टेड को जलता देख रहे थे, बट अब क्या ही कर सकते हैं, इन्हें आगे बढ़ते तो रहना ही होगा। और यहां होता है एपिसोड 2 खत्म। प्रेजेंट टाइम। टेस की मौत के अगले दिन जोल और एली के बीच जबरदस्त ऑकवर्डनेस बन गया था। एली ने जोल को साफ साफ बता दिया कि वो टेस की मौत के लिए एली को जिम्मेदार ना समझे। ट्रक बैटरी हासिल करने के लिए फायरफ्लाइज की मदद करने का डिसीजन जोल और टेस ने खुद लिया था। इसमें एली की कोई गलती नहीं। जोल एली को बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गया। बिल और फ्रैंक के घर जाने से पहले जोल एली को लेकर गैस स्टेशन पर चला गया। बरसों पहले जोल ने यहाँ सप्लाईज छुपा कर रखे थे फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए। गैस स्टेशन में रखे विंटेज वीडियो गेम मशीन को देखकर एली को उसके दोस्त की याद आई। उसे भी मोर्टल कॉम्बैट 2 गेम बहुत पसंद था।
अनफॉर्चुनेटली ये मशीन काम नहीं करती। जब जोल सामान ढूंढने में बिजी था तब एली घूमते घूमते गैस स्टेशन के बेसमेंट में चली गई। यहाँ रखे टैम्पॉन्स के बॉक्स को देखकर एली काफी खुश थी कि तभी उसे एक इन्फेक्टेड की आवाज सुनाई दी। मलबे के अंदर दबा होने की वजह से ये इन्फेक्टेड एली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर इसके पास जाकर इन्फेक्शन की थोड़ी छानबीन करने के बाद एली ने उसे मार दिया। ऊपर जोल को भी उसके सप्लाईज मिल गए। एली के मना करने के बावजूद भी जोल ने ली से छीनी राइफल वहीं छोड़ दी। वैसे भी इसकी गोलियां कहां से लाएगा। एली चाहती है कि जोल सेल्फ डिफेंस के लिए उसे भी एक बंदूक दे दे, बट जोल ने इस बात से साफ मना कर दिया, नो गन्स। रास्ते में एली ने जोल से सीबीआई आउटब्रेक वाले दिन के बारे में पूछा। फेडरल स्कूल में गवर्नमेंट इन्हें ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताती। जोल को भी एग्जैक्टली पता नहीं कि इन्फेक्शन के फैलने की मेन वजह क्या थी। बाकियों की तरह ही जोल का भी मानना था कि कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन जरूर पैक्ड फूड सप्लाई के जरिए फैला होगा, शायद इन्फेक्टेड आटे या शक्कर की वजह से, जो कि मैक्सिमम घरों में यूज होता था। सितंबर 25, 2003 यानी थर्सडे के दिन वो इन्फेक्टेड फूड मार्केट में आया होगा। इसके अगले दिन ही फंगल इन्फेक्शन फैलने लगा। फिर सीबीआई से इन्फेक्टेड ह्यूमंस ने काट काट कर इस इन्फेक्शन को तेजी से सारी दुनिया में फैला दिया। फ्राइडे को आउटब्रेक की शुरुआत हुई और मंडे तक मानो सब कुछ खत्म हो गया। बस 2-3 दिन के अंदर दुनिया पूरी तरह से बदल गई। थोड़ा आगे चलते ही एली ने रास्ते के कॉर्नर पर पड़ी ढेर सारी लाशें या हड्डियां देखी। इन मासूम लोगों को यहाँ क्वारंटीन जोन ले जाने के बहाने लाया गया था, लेकिन क्वारंटीन जोन के फुल होते ही सोल्जर्स ने बचे हुए एक्स्ट्रा लोगों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया। बट गवर्नमेंट ने इन्हें जिंदा क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि सीबीआई इन्फेक्शन मुर्दा लोगों में नहीं फैलता, तो गवर्नमेंट के हिसाब से इन्फेक्शन को रोकने का सबसे तेज तरीका यही था। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि यहाँ पड़ी ये हड्डियां लिंकन टाउन के निवासियों की थी। 2003 सोल्जर्स एक एक करके टाउन के सारे घरों को खाली कर रहे थे। सोल्जर्स के जाने तक बिल चुपचाप अपने घर के बेसमेंट में छुपा था। सबके वहां से जाते ही बिल ने बाहर आकर सारे टाउन को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली। फिर धीरे धीरे टाउन के आसपास इलेक्ट्रिकल फेंसेस और जाल बिछाकर बिल ने इलाके को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया। यहाँ बरसों तक अकेली जिंदगी गुजारने के लिए बिल के पास भर भर के रिसोर्सेस और हथियार अवेलेबल थे। सर्वाइवल एक्सपर्ट होने की वजह से बिल को सिक्योरिटी सिस्टम का भी अच्छा खासा नॉलेज था। 2003 से लेकर 2007 तक बिल अकेला इस टाउन में मस्त जिंदगी गुजार रहा था कि तभी इसकी मुलाकात फ्रैंक से हुई। फ्रैंक उसके साथियों के साथ बॉस्टन जाने के लिए निकला था, बट अब ये अकेला ही जिंदा बच गया। बिल ने चेक करके देखा कि फ्रैंक इन्फेक्टेड नहीं है। फ्रैंक ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर थोड़ा हिचकिचाने के बाद बिल उसे खाने पर अपने घर ले गया। बिल के कुकिंग स्किल्स और मेहमान नवाजी देखकर फ्रैंक हैरान रह गया। ऐसा खाना और वाइन तो इसने बरसों में नहीं देखा था। जाने से पहले फ्रैंक ने लिविंग रूम में रखा पियानो बजाने की रिक्वेस्ट की। बिल ने इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। थोड़ी देर बाद बिल भी पियानो बजाकर दर्द भरा गाना गाने लगा। फ्रैंक समझ गया कि बिल एक वन साइडेड होमोसेक्सुअल लवर है। फिर बिल को शांत करने फ्रैंक ने उसे फौरन किस कर दिया। फ्रैंक ने बिल को नहाने भेज दिया एंड देन दे डू इट। देखते ही देखते इनकी अटैचमेंट फुल फ्लेज लव स्टोरी में बदल गई। 2010 बिल ये सुनकर काफी गुस्सा था कि फ्रैंक सीक्रेटली रेडियो पर किसी लेडी के साथ बात कर रहा था। फिर फ्रैंक के समझाने के बाद बिल लेडी और उसके पार्टनर से मिलने के लिए मान गया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि टेस और जोल थे। दोनों ने बिल और फ्रैंक को ऑफर दिया कि अगर वो चाहें तो साथ मिलकर स्मगलिंग का काम कर सकते हैं। बिल और फ्रैंक से रिसोर्सेज के बदले जोल और टेस इन्हें क्वारंटीन जोन से चुराए हथियार और मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। बिल को इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट सिर्फ फ्रैंक के खातिर वो किसी तरह मान गया। बाय द वे, वो रेडियो सिग्नल में 80s और 70s गानों के कोड को यूज करने का आइडिया भी फ्रैंक का ही था। जाने से पहले जोल ने बिल को वार्निंग दी कि हथियारों से लैस रेडर से बचने बिल को उसके फेंसिंग सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। 2013 फ्रैंक ने सीक्रेटली बिल की गन के बदले जोल से स्ट्रॉबेरी सीड्स की डील कर ली। फिर फ्रैंक ने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज खिलाकर बिल को इमोशनल सरप्राइज दे दिया। बढ़ती उम्र की वजह से बिल की सेहत जवाब दे रही थी। एक रात रेडर्स ने इन पर हमला कर दिया। रेडर्स यानी ऐसे सर्वाइवर्स का ग्रुप जो बाकी ह्यूमंस को लूट कर अपना गुजारा करते थे। बिल के बनाए खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम ने इनके इलाके को सुरक्षित रखा, लेकिन रेडर्स के साथ चली लड़ाई में बिल को गोली लग गई। बिल को लग रहा था कि वो अब नहीं बचने वाला, लेकिन फ्रैंक ने दिमाग शांत रखकर बिल की जान बचा ली। 10 साल बाद
अगस्त 2023। किसी बीमारी की वजह से फ्रैंक की बॉडी पैरालाइज हो गई थी। फ्रैंक जानता था कि इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आखिर कब तक ये बिल के ऊपर बोझ बनकर रहेगा। फ्रैंक ने डिसाइड किया कि उसे अब और ये बोझ बनकर व्हीलचेयर वाली जिंदगी नहीं जीनी। फ्रैंक चाहता है कि बिल उसे नींद की गोलियां खिलाकर मार दे, बट मरने से पहले वो बिल के साथ शादी करके अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन गुजारना चाहता है। बिल किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर फ्रैंक की ये विश पूरी करने के लिए भी तैयार हो गया। फिर दिन भर टाउन का चक्कर लगाने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। फ्रैंक के आखिरी मील में बिल ने बिल्कुल वही खाना बनाया था जो इन्होंने पहली मुलाकात में खाया था, रैबिट एंड वाइन। खाना पूरा होते ही वादे के मुताबिक बिल ने फ्रैंक को नींद की गोलियां डालकर वाइन का ग्लास थमा दिया। वाइन पीने के बाद फ्रैंक का ध्यान गया कि बिल ने ऑलरेडी बोतल में भी गोलियां डाली हुई थी, इंडिकेटिंग कि आज के दिन फ्रैंक के साथ साथ बिल भी अपनी जान दे रहा है। वैसे भी बिना फ्रैंक के अकेला जिंदा रहकर बिल क्या करेगा। फ्रैंक इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं था, बट फिर भी उसे बिल का ये जेस्चर काफी रोमांटिक लगा। फिर ये दोनों लव बर्ड्स मौत का प्याला पीकर बेडरूम में चले गए और एक दूसरे के साथ आखिरी पल बिताते हुए दम तोड़ दिया। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी बेस्ट लाइफ तो जी ली ना भाई, और क्या चाहिए किसी को। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। बिल के घर में घुसते ही जोल और एलिस समझ गए कि मामला गड़बड़ है। तलाशी लेने पर जोल को पता चला कि बेडरूम का दरवाजा लॉक था। तभी एली की नजर टेबल पर रखे लेटर पर पड़ी। बिल ने यह लेटर खास जोल के लिए लिखा था। फ्रैंक जैसे पार्टनर को बचाना ही बिल की जिंदगी का मेन मकसद था। फ्रैंक को खोने के बाद बिल की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था, इसीलिए दोनों ने एक साथ दुनिया छोड़ दी। जाने से पहले बिल ने जोल के लिए अपने सारे हथियार और इक्विपमेंट छोड़ दिए थे ताकि उनकी मदद से जोल अपनी पार्टनर यानी टेस की रक्षा कर सके। लेटर में टेस का नाम देखकर जोल की आंखें भर आई। फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जोल किसी तरह घर के बाहर चला गया। बिल के गराज से जोल को काम चलाऊ ट्रक और बैटरी मिल गई। जोल ने एली को बताया कि इस ट्रक की मदद से वो टॉमी को ढूंढने वायोमिंग जाएंगे। टॉमी भी पहले फायरफ्लाइज का मेंबर था, तो हो सकता है कि वो अपने पुराने कनेक्शन का इस्तेमाल करके इन्हें लैब तक पहुंचा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एली को दो इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला कि वो कभी टेस्ट का टॉपिक नहीं निकालेगी, और दूसरा कि वो किसी को भी अपनी इम्यूनिटी वाली कंडीशन के बारे में नहीं बताएगी। फिर ये दोनों बिल के बेसमेंट में जाकर सफर के लिए सामान इकट्ठा करने लगे। मरने से पहले बिल रेडियो का टाइमर बंद करना भूल गया था, इसीलिए रिसेट ना होने की वजह से रेडियो पर 80s के गाने बज रहे थे, यानी कुछ तो प्रॉब्लम है वाले। बिल की हथियारों से भरी दीवार देखकर एली ने फिर से एक गन रखने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जोल ने वापस उसे मना कर दिया। जाने से पहले एली ने नहा धोकर ये आइकॉनिक टी शर्ट पहन लिया। जब जोल नहाने में बिजी था तब एली ने चुपके से फ्रैंक की गन चुराकर अपने बैग में छुपा दी। फिर ये दोनों ट्रक में बैठकर गाने सुनते हुए वायोमिंग की ओर निकल पड़े। एली पहली बार किसी गाड़ी में सवारी कर रही थी। और यहां होता है एपिसोड 3 खत्म। एली पेट्रोल पंप के वॉशरूम में खड़ी बिल और फ्रैंक के घर से चुराई गन के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। गन के साथ खेलने से पहले एली ने उसकी मैगजीन और चेंबर में अटकी बुलेट निकाल ली, इंडिकेटिंग कि एली पहली बार गन हाथ में नहीं ले रही थी। उसे ऑलरेडी हथियार यूज करने के बेसिक्स पता थे। बाहर जोल आसपास पड़ी गाड़ियों से फ्यूल चूस कर निकालने में बिजी था। अब दुनिया के खत्म होने के 20 साल बाद पेट्रोल पंप तो चालू नहीं रहने वाले ना, और खराब क्वालिटी के फ्यूल की वजह से गाड़ी ज्यादा माइलेज भी नहीं दे पाती थी। जोल का मन बहलाए रखने एली ने उसे नो पन इंटेंडेड वॉल्यूम 2 नामी जोक्स की किताब से पीछे पढ़कर सुनाए। इस सीन में दिखाए गए सारे पन जोक्स एकदम डिक्टो गेम्स के कट सीन्स का कॉपी हैं। टंकी फुल करके आगे का सफर तय करते वक्त एली को गाड़ी के पीछे रखी मेल मॉडल्स की अडल्ट नॉवेल मिली। अगेन ये सीन भी ऑलमोस्ट डायलॉग बाय डायलॉग गेम के कट सीन से उठाया हुआ लग रहा था। बेसिकली इस एपिसोड का मैक्सिमम फोकस स्टोरी पर कम और जोल और एली की बॉन्डिंग पर ज्यादा था, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट। जोल के थोड़े मजे लेने के बाद एली ने उस अडल्ट मैगजीन को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। इस मैगजीन फेंकने वाले सीन को आप एली के फ्यूचर लव लाइफ का एक हिंट समझ लो। शाम होते ही जोल गाड़ी को मेन हाईवे से घुमाकर पास के जंगल में ले गया, क्योंकि रात के अंधेरे में खुली सड़क पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था। जंगल में कैंपिंग करते वक्त जोल ने एली को बताया कि रात में इन्हें इन्फेक्टेड से कम और ह्यूमन से ज्यादा खतरा है। ह्यूमंस यानी रिबेल्स, रेडर्स और स्लेवर जैसे ग्रुप्स। वैसे भी वायोमिंग का 25 घंटे वाला लंबा सफर तय करने से पहले इन दोनों को सख्त नींद की जरूरत थी।
सोने से पहले एली ने फिर से बुक वाले पीजेस मारकर जोल को हंसाने की कोशिश की। इस बार एली का प्लान थोड़ा काम कर गया। बरसों बाद जोल के चेहरे पर एकदम जेन्युइन वाली मुस्कान आई थी। बट जोल कहां सोने वाला था। रेडर्स के डर से एली की आंख लगते ही जोल राइफल उठाकर उसकी निगरानी करते रात भर जगा रहा। सुबह एक्सपायर्ड और कड़वी ब्लैक कॉफी पीकर जोल एली के साथ वायोमिंग की ओर निकल पड़ा। एली को यह कॉफी का टेस्ट कतई पसंद नहीं था। एली के बार बार पूछने पर जोल ने उसे आखिरकार टॉमी के बारे में बता ही दिया। टॉमी ने आखिरी बार वायोमिंग के टावर से रेडियो सिग्नल भेजा था। अगर टॉमी वायोमिंग में नहीं रहा तो भी एटलीस्ट आसपास के अड्डे पर जरूर छुपा होगा। टॉमी को पहले से ही हीरो बनने का काफी शौक था, इसीलिए उसने ग्रेजुएशन पूरा होते ही आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन आर्मी को ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद ही टॉमी को दुनिया की असली रियलिटी समझ आई। आउटब्रेक के बाद जोल टॉमी के साथ बोस्टन के क्वारंटीन जोन में चला आया, जहां इनकी मुलाकात टेस से हुई। जोल को लगा कि वो यहां पर छोटे मोटे काम करके सरवाइव कर लेंगे, लेकिन टॉमी के हीरो बनने वाले शौक की वजह से उसने मार्लिन की बातों में आकर फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया। हाल ही में जोल को पता चला था कि टॉमी ने फायरफ्लाइज के ग्रुप को भी छोड़ दिया था। जोल की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अब सिर्फ उसकी फैमिली यानी टॉमी है। यहीं पर जोल ने एली को बताया कि वो उसे नए फैमिली मेंबर की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक पार्सल की तरह देखता है, ऐसा कार्गो या पार्सल जो इसे फायरफ्लाइज के हवाले करना था। ये एली की रक्षा सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो टेस की आखिरी ख्वाहिश थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही जोल ने देखा कि कैंसस सिटी को बाईपास करके जाने वाला हाईवे गाड़ियों से ब्लॉक्ड था। अगर वायोमिंग जल्दी पहुंचना है तो इन्हें ना चाहते हुए भी शहर के अंदर से होकर जाना होगा। शहर में घुसते ही दोनों ने देखा कि कैंसस सिटी क्वारंटीन जोन पूरी तरह से तबाह हो चुका था और आसपास फेडरा का कोई सोल्जर भी नजर नहीं आ रहा था, इंडिकेटिंग कि यहाँ के रिबल्स या रेडर्स ने क्यूजी पर हमला करके सारे फेडरा ऑफिशियल्स को मार दिया होगा। इससे पहले कि दोनों को समझ पाए, एक जख्मी अजनबी ने इनका रास्ता रोक लिया। जोल फौरन समझ गया कि ये रेडर्स की चाल है, तो इस बंदे की मदद करने के बजाय जोल सीधा उस पर गाड़ी चलाने निकल पड़ा। तभी बाकी के रेडर्स ने इन पर हमला करके जोल की गाड़ी क्रैश करवा दी। जोल ने एली को दीवार में बने सुराग के उस पार जाकर छुपने को कहा। एली के सेफ लोकेशन पर पहुंचते ही जोल ने अपनी राइफल से 2 रेडर्स को मार दिया, लेकिन तभी एक और रेडर ने साइड से आकर जोल पर हमला कर दिया। ये यंग रेडर जोल का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी एली ने पीछे से उस पर गोली चला दी। वो रेडर मरा नहीं, बट पीठ पर गोली लगने की वजह से ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो गया था। जोल एली के हाथ में गन देखकर हैरान रह गया। एली भी एक ह्यूमन पर गोली चलाने के सदमे से गुजर रही थी। वो रेडर बार बार अपनी माँ को याद करके इनसे जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसने अपना स्पेशल नाइफ तक जोल के हवाले कर दिया। फिर जोल ने एली को अंदर भेजकर उस रेडर को उसी के स्पेशल नाइफ से मार दिया। कुछ देर बाद ही रेडर्स की बाकी गैंग फेडरा से चुराई आर्मर्ड गाड़ियों में बैठकर यहाँ चली आई। जोल और एली किसी तरह से इनसे छुपते छुपाते दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ फेडरा के कैंप में रिबल्स या रेडर्स की लीडर कैथलीन डॉक्टर एडलस्टाइन से हेनरी के बारे में पूछताछ कर रही थी। कैथलीन का कैरेक्टर और कैंसस सिटी की स्टोरी लाइन सिर्फ इस शो के लिए ऐड की गई है। गेम में यह कैरेक्टर है ही नहीं और रेडर्स के साथ लड़ाई वाली लोकेशन भी अलग थी। एनीवेज, कैथलीन का मानना है कि हेनरी ने ही उसके भाई की खबर फेडरा तक पहुंचाई थी। फिर फेडरा ने कैथलीन के भाई से पूछताछ करते वक्त उसे खुंदल खुंदल के मार दिया। यानी कैथलीन हेनरी को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानती है, जो फिलहाल इसी शहर में कहीं छुपा हुआ था। जान से मारने की धमकी देने के बावजूद भी डॉक्टर साहब अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। बाहर कैथलीन की गैंग रेडर्स की डेड बॉडीज को उठाकर ले आई। ये वही लोग हैं जिन्हें जोल ने मारा था। कैथलीन को पूरा यकीन था कि इन आउटसाइडर्स को जरूर हेनरी ने ही कांटेक्ट करके बुलाया होगा। कैथलीन ने फौरन सबको हेनरी और उसके साथियों को ढूंढकर मारने का ऑर्डर दिया। फिर गुस्से से अंदर जाकर कैथलीन ने डॉक्टर एडलस्टाइन को गोली मार दी। रेडर्स को पूरे शहर में घूमता देख जोल और एली एक बार में जाकर छुप गए। एली ने जोल को बताया कि डोंट वरी, ये पहली बार नहीं था कि उसने किसी ह्यूमन को नुकसान पहुंचाया था। एली ने गन चलाना फेडरा के स्कूल से सीखा था। यह सुनते ही जोल ने एली को उसकी गन वापस दे दी। गन देते वक्त इसने एली को बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए। इन टिप्स को फॉलो करने के बाद कोई आसानी से एली से गन नहीं छीन सकता। जोल ने एली को बताया कि एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए अच्छा होगा कि वो गन अपने बैग में ही रख ले। बट बैड एस एली ने गन बैग की बजाय अपने जैकेट के पॉकेट में रख ली। कैथलीन का साथी पेरी उसे एक बिल्डिंग में ले गया। देख के लग रहा था कि हेनरी और उसका छोटा भाई सैम यहाँ हफ्तों से रह रहे थे।
शायद खाना खत्म होने की वजह से उन्हें यह सेफ हाउस छोड़ना पड़ा होगा। कैथलीन अच्छे से जानती थी कि हेनरी कभी अपने भाई सैम को भूखा मरने नहीं देगा, यानी खाने की तलाश करते वक्त जल्दी ये दोनों इनके हाथ लगने वाले थे। फिर पेरी अकेले में कैथलीन को एक और सीरियस मैटर दिखाने ले गया। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में जमीन के अंदर इन्फेक्टेड का नेस्ट बना हुआ था। शायद जल्दी ये भाई लोग देखने मिलने वाले हैं। पेरी के समझाने के बावजूद भी कैथलीन ने उसे ऑर्डर दिया कि हेनरी के मिलने तक वो इस बात को सबसे छुपाए रखेंगे। तब तक इस बिल्डिंग और बेसमेंट को अच्छे से सील करके रखना। जोल और एली शहर का मुआयना करने एक ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग पर चढ़ने लगे। रास्ते में एली ने इससे पूछा कि जोल को कैसे पता चला कि वो जख्मी बंदा एक्चुअल में रेडर गैंग का मेंबर था। जोल ने एली को बताया कि वो अपने सर्वाइवल वाले दिनों में खुद भी रेडर्स जैसे काम कर चुका है, तो ये दोनों साइड्स के तौर तरीके अच्छे से जानता है। लेकिन इसने ये कंफर्म नहीं किया कि क्या जोल ने कभी सर्वाइवल के लिए किसी मासूम की जान ली थी। सीढ़ियों से 33 फ्लोर्स चढ़कर ऊपर जाने के बाद जोल का स्टैमिना खत्म हो गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं के एक अपार्टमेंट में रात काटेंगे। सोने से पहले जोल ने ईथन हंट स्टाइल में दरवाजे के आसपास टूटे हुए कांच के टुकड़े डाल दिए, ताकि अगर रात में कोई अंदर आया तो कांच की आवाज से इनकी नींद खुल जाएगी। यहीं पर एली ने जोल को बताया कि उसने नोटिस किया है कि जोल के राइट ईयर में कुछ प्रॉब्लम है। शायद सारा वाले इंसिडेंट के बाद से ही जोल को राइट ईयर से ठीक से सुनाई नहीं देता। जोल बिना कोई जवाब दिए सोने चला गया। एली को भी अपने डार्क पास्ट के बारे में बात नहीं करनी थी, बट एली नहीं चाहती थी कि ये दोनों सीरियस मूड में सो जाएं। तो जोल का मूड ठीक करने इसने वर्ल्ड क्लास डायरिया वाला पीजे मारा। इस जोक को सुनने के बाद डायरिया की तरह ही जोल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और दोनों हंसते हंसते सो गए। आधी रात को जोल करवट बदलकर अपने लेफ्ट साइड पर सो गया। कुछ देर बाद ही एली ने चिल्लाकर जोल को उठा दिया। आंख खुलते ही जोल ने देखा कि हेनरी और सैम इन दोनों पर बंदूक ताने खड़े थे। नींद में लेफ्ट ईयर ब्लॉक होने की वजह से शायद जोल इनके आने की आवाज नहीं सुन पाया। और यहां होता है एपिसोड 4 खत्म। फ्लैशबैक टाइम। ओपनिंग सीन में हमने कैंसस सिटी क्यूजी की तबाही वाली रात को देखा, जब रिबल्स ने क्वारंटीन जोन पर कब्जा करके बचे कुचे सारे फेडरा ऑफिशियल्स को मार दिया था। इतना ही नहीं, फेडरा को निपटाने के बाद कैथलीन की टीम फेडरा के कोलैबोरेटर्स को ढूंढ रही थी, यानी ऐसे लोग जो क्यूजी में रहते हुए फेडरा के खबरी बने फिरते थे। कैथलीन का कहना था कि सरेंडर करने पर उन सबके साथ बराबर इंसाफ होगा। हेनरी और सैम किसी तरह छुपते छुपाते पास वाली बिल्डिंग में घुस गए। शो में सैम को हेनरी पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट दिखाने उसे डेफ बना दिया। गेम्स वाला सैम डेफ नहीं था। कैथलीन गद्दार कोलैबोरेटर्स को जेल में बंद करके उनसे पूछताछ कर रही थी। अगर ये लोग कैथलीन की मदद करने के लिए मान जाते हैं तो थोड़ी सजा काटने के बाद वो आजाद हो जाएंगे। कैथलीन को बस एक ही चीज जाननी थी, हेनरी और सैम की लोकेशन। थोड़ा डराने धमकाने के बाद आखिरकार एक गद्दार ने मुंह खोल ही दिया। इसी ने कैथलीन को बताया कि हेनरी सीक्रेटली डॉक्टर एडल्स्टीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो लोग सिटी में किसी सीक्रेट बेस बनाकर छुपने की प्लानिंग में थे, लेकिन उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही कैथलीन ने पेरी के हाथों सारे गद्दारों को मरवा दिया। ये बारबेक्यूड डेड बॉडीज इन्हीं की थी। गद्दारों को ठिकाने लगाने के बाद कैथलीन की टीम हेनरी को ढूंढने सारे शहर में घूमने लगी। कैथलीन ने पेरी को साफ साफ बता दिया कि हेनरी और सैम को ढूंढकर मारना ही इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। डॉक्टर एडल्स्टीन हेनरी और सैम को लेकर इस सीक्रेट अड्डे पर चले आए। इनके पास मुश्किल से बस 10-12 दिन का खाना बचा था। एटलीस्ट तब तक तो वो इस सेफ हाउस में रह सकते हैं। डॉक्टर ने हेनरी को बताया कि सैम का हौसला बढ़ाए रखने हेनरी को उसके सामने निडर बने रहना होगा। सैम का मन बहलाने हेनरी अपने साथ पेंटिंग का सामान लेकर आया था। फिर सैम को सुपर हीरो आइडेंटिटी देकर हेनरी उसके साथ दीवारों को डेकोरेट करने लग गया, ताकि वो इस अगली सेफ हाउस का थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर सके। 10 दिन बाद हेनरी और सैम का राशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सुबह से डॉक्टर एडल्स्टीन का कोई अता पता नहीं था। हेनरी ने सैम को समझाते हुए कहा कि हो सकता है कि रिबल्स ने डॉक्टर को मार दिया होगा। हेनरी ने रिबल्स के रूटीन पर अच्छे से रिसर्च कर ली थी, कौन कब और कितनी बार निगरानी रखने आता है वगैरह। ये लोग इस इंफॉर्मेशन की मदद से किसी दूसरी सेफ जगह शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे भी बिना राशन पानी के इस जगह पर रहकर कोई फायदा नहीं था। जाने से पहले हेनरी ने सैम की आंखों पर मास्क पेंट करके उसे सुपर सैम का लुक दिया, ताकि बाहर निकलने से पहले सैम का थोड़ा हौसला बढ़े। लेकिन तभी हेनरी को गाड़ी के क्रैश होने और गोलियां चलने की आवाजें आई।
ये वही सीन है जब जोल और एली रेडर से बचने इस बिल्डिंग में घुस गए थे। फिर जोल को हथियार चलाता देख हेनरी ने प्लान बदल दिया। ये दोनों अब जोल और एली के साथ मिलकर शहर से बाहर निकलेंगे। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। हेनरी और सैम इन दोनों का पीछा करते हुए इस अपार्टमेंट में चले आए। हेनरी ने इन्हें बताया कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इन्हें बस खाना चाहिए था। फिर साथ बैठकर खाना खाने के बाद जोल ने दोनों को वापस जाने के लिए कहा। तभी हेनरी ने इन्हें बताया कि वो फिलहाल इस शहर का सबसे मोस्ट वांटेड बंदा है और 3 रेडर्स या रिबल्स को मारने के बाद जोल भी उस लिस्ट में शामिल हो गया होगा। हेनरी के पास ना तो खाना है और ना ही एम्यूनेशन, इनकी बंदूकें भी खाली थी। जिस तरह जोल और एली को शहर से बाहर निकलना है, वैसे ही हेनरी और सैम को भी यहां से निकलना था। डील काफी सिंपल है। जोल के हथियारों और मसल पावर के बदले हेनरी इन्हें सिटी से बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। सुबह होते ही हेनरी ने जोल को सब कुछ सच बता दिया कि पिछले 20 सालों से फेडरा शहर के लोगों के साथ काफी जोर जबरदस्ती किया करती थी। हेनरी फेडरा का मेंबर नहीं बल्कि उनका खबरी यानी एक गद्दार है। जोल वैसे तो किसी गद्दार के साथ काम नहीं करता, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी अलग थी। इसके पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। एली और सैम भी एकदम इंस्टेंटली बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हेनरी ने काफी दिनों बाद सैम को इस तरह से हंसते खेलते मूड में देखा था। हेनरी का प्लान था कि ये सारे कैंसस सिटी के मेंटेनेंस टनल्स के जरिए शहर से बाहर निकलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि 15 साल पहले फेडरा ने शहर के सारे इन्फेक्टेड को उन्हीं टनल्स के अंदर बंद कर दिया था। बट डोंट वरी, हेनरी को हाल ही में खबर मिली थी कि 3 साल पहले फेडरल सोल्जर्स ने इन्फेक्टेड को टनल से भगाकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये सब बस रूमर्स हैं। माना कि हेनरी का प्लान निहायत ही खतरनाक था, बट अगेन इनके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या बचा है। टनल्स में घुसते वक्त जोल और एली हथियार लेकर ग्रुप को लीड करेंगे। देख के लग रहा था कि हेनरी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। ये अंडरग्राउंड टनल्स पूरी तरह से खाली पड़े थे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इन्हें अंदर छुपा एक स्कूल या सीक्रेट कैंप मिला। इधर रख के खिलौने और चीजों को देख के लग रहा था कि किसी जमाने में यहाँ हैप्पी सर्वाइवर्स का ग्रुप रहा करता होगा। बाद में शायद एक एक करके ये लोग भी इन्फेक्टेड बन गए। दीवार पर लगी ये ड्राइंग गेमर्स के लिए एक छोटा सा ईस्टर एग है। गेम में एक साइड क्वेस्ट के दौरान हम कुछ लेटर्स के जरिए इश्क की स्टोरी फॉलो करते हैं। उस स्टोरी का भी हैप्पी एंडिंग नहीं होता। एनीवेज, यहीं पर सैम को सैवेज स्टारलाइट नामी कॉमिक बुक मिली। एली भी इस कॉमिक बुक सीरीज की बड़ी फैन थी। फिर ये दोनों साइन लैंग्वेज के जरिए कॉमिक बुक हीरो के कैच फ्रेज को इमोट करने लगे। एंड्योर एंड सर्वाइव, यानी सब कुछ झेलो बट आगे बढ़ते रहो। कॉमिक का पता नहीं, बट ये कैच फ्रेज इस शो के लिए परफेक्ट है। हेनरी ने भी इधर जोल को अपने गद्दार बनने की असली वजह बता ही दी। कैथलीन का भाई रिबेल्स का बेस्ट लीडर था। हेनरी के साथ साथ बाकी सारे भी उससे काफी प्यार और उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन तभी हेनरी को पता चला कि सैम ल्यूकेमिया नामी जानलेवा बीमारी का शिकार है। उसकी दवाई सिर्फ फेडरा के पास थी, तो अपने छोटे भाई की जान बचाने की खातिर हेनरी ने फेडरा के साथ डील कर ली। दवाइयों के बदले कैथलीन का भाई माइकल। हेनरी अब तक उस गिल्ड से बाहर नहीं निकल पाया है। जोल ने बिना कोई रिएक्शन दिए सबको आगे बढ़ने के लिए कहा। कैथलीन अपने बचपन के बेडरूम में खड़ी पुराने दिनों को याद कर रही थी। बचपन से ही कैथलीन और माइकल एकदम अलग अलग पर्सनैलिटी के थे। माइकल एकदम नेक दिल और सोच समझकर डिसीजन लेने वाला, और कैथलीन मतलबी और बदला लेने वाली। मरने से पहले माइकल ने कैथलीन को बताया था कि वो हेनरी को माफ कर दे, क्योंकि हेनरी ने जो कुछ भी किया था बस अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए किया था। लेकिन कैथलीन कहां सुधरने वाली थी। माइकल के मरने के बाद इसने हेनरी से बदला लेना अपनी जिंदगी का मेन मकसद बना लिया। पेरी ने भी कैथलीन का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि दीदी, आप जो भी कर रहे हो ना, वही सबसे सही है। माइकल भला इंसान था, इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। इस एक्सट्रीम सिचुएशन में इन्हें कैथलीन जैसी एक्सट्रीम डिसीजन लेने वाली लीडर चाहिए। कैथलीन चाहे कुछ भी कर ले, उसकी रिबेल आर्मी हमेशा उसका साथ देगी। सत्यानाश। टनल से बाहर शहर के उस पार आते ही सारे खुशी खुशी आगे की प्लानिंग में लग गए। लेकिन तभी बिल्डिंग में बैठे एक स्नाइपर ने इन पर गोलियां चला दी। जोल स्नाइपर का ध्यान भटकाकर चुपके से घर के अंदर घुस गया। ये बुढ़ाओ भी कैथलीन का वफादार सोल्जर निकला। जोल के बहुत समझाने के बाद भी स्नाइपर सरेंडर करने को तैयार नहीं था, तो ना चाहते हुए भी जोल ने उसे मार दिया। तभी जोल का ध्यान गया कि स्नाइपर ने ऑलरेडी इनकी खबर कैथलीन को दे दी थी। देखते ही देखते कैथलीन की रिबेल आर्मी आर्मर्ड ट्रक्स में बैठकर यहां चली आई। एली और बाकियों की जान बचाने जोल ने स्नाइपर उठा ली और ऊपर से उनके लिए कवर फायरिंग करने लगा।
एली, सैम और हेनरी एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप गए। जोल ने एक आर्मर ट्रक के ड्राइवर को शूट करके पास के घर में गाड़ी क्रैश कर दी। कैथलीन ने हेनरी को बताया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अच्छा हुआ कि हेनरी चुपचाप बाहर आ जाए। हेनरी बाहर आने को तैयार था अगर कैथलीन बच्चों को जिंदा छोड़ दे तो। कैथलीन गद्दारों में कोई भेदभाव नहीं करती। हेनरी और जोल के साथ कनेक्ट होने की वजह से सैम और एली भी मारे जाएंगे। फिर भी कैथलीन को समझाने हेनरी हाथ उठाकर बाहर आ गया। बट अगेन कैथलीन द ईगोमेनियाक मानने को तैयार नहीं थी। इससे पहले कि कैथलीन हेनरी को गोली मार दे, वो पास वाली क्रैश ट्रक जमीन के अंदर धंस गई। बस फिर क्या था, जमीन पर बने उस बड़े से गड्ढे से ढेर सारे इन्फेक्टेड भागते हुए बाहर आ गए और रिबल्स के फ्री बफेट डिनर के मजे लेने लगे। क्या कमाल का सीन था भाई, मजा आ गया। क्लिकर गैंग के बाहर आने के बाद इन्फेक्टेड के मेन बॉस ने एंट्री मारी, यानी ब्लोटर। ये देखकर कैथलीन और पेरी के तोते उड़ गए। लो दीदी, और बनाओ हेनरी को अपनी पहली प्रायोरिटी। पेरी कैथलीन को बचाने खुद ब्लोटर से लड़ने चला गया, बट उस ब्लोटर ने पेरी के सर को चेरी की तरह पिचक दिया। एली एक कार के अंदर छुप कर बैठी थी, पर तभी एक नन्ही एक्रोबैटिक क्लिकर गाड़ी के अंदर घुस गई। एली फौरन गाड़ी से निकलकर हेनरी और सैम को बचाने चली गई। कुछ क्लिकर्स इन दोनों को गाड़ी के नीचे से खींचने की कोशिश कर रहे थे, बट एली ने अपने स्विच ब्लेड की मदद से दोनों को बचा लिया। फिर कैथलीन ने इनका रास्ता रोका। चाहे कुछ भी हो जाए, कैथलीन तो अपना बदला लेकर रहेगी। ये फालतू की चिचर पिचर करने के बजाय डायरेक्ट शूट कर देती ना। एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में कैथलीन खुद उस नन्ही क्लिकर का शिकार बन गई। बस इसी मौके का फायदा उठाकर ये तीनों यहां से भाग निकले। इन्फेक्शन फैलाने का काम पूरा होते ही ब्लोटर समेत सारे इन्फेक्टेड वापस जमीन के अंदर चले गए। फिर ये तीनों जोल के साथ रात काटने एक होटल में रुके। जोल ने हेनरी को ऑफर दिया कि अगर वो चाहे तो इनके साथ वायोमिंग चल सकता है। लगे हाथ एली और सैम को भी नया दोस्त मिल जाएगा। हेनरी इस आइडिया से काफी खुश था। दूसरे रूम में एली और सैम कॉमिक बुक के मजे ले रहे थे, लेकिन तभी इनकी फन कन्वर्सेशन ने जबरदस्त डार्क टर्न लिया। सैम ने एली को दिखाया कि इन्फेक्टेड से लड़ते वक्त एक क्लिकर ने उसे पैर पर काट दिया था। सैम को डर है कि शायद इन्फेक्टेड बनने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस अंदर से मॉन्स्टर को बॉडी पर कंट्रोल करता देखेगी। एली ये देखकर हैरान रह गई। फिर सैम को हौसला दिलाने एली ने उसे अपना बाइट मार्क दिखाया, जो कि पूरी तरह से हील हो चुका था। एली ने सैम को बताया कि उसके खून में इन्फेक्शन की दवाई है। एली ने ब्लेड से अपना हाथ काटकर सैम के जख्म पर खून डाल दिया, इस होप में कि शायद ये तरीका काम कर जाए। सारे राइटर्स बस हमें फॉल्स होप दे रहे हैं और कुछ नहीं। एज एक्सपेक्टेड सुबह होते ही इन्फेक्टेड सैम ने एली पर हमला कर दिया। यह देखकर जोल और हेनरी पूरी तरह से शॉक्ड थे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। फिर एली को बचाने की खातिर हेनरी ने खुद अपने छोटे भाई को गोली मार दी। हेनरी, एक ऐसा बंदा जिसने अभी तक किसी को नहीं मारा था, उसका पहला किल खुद अपना छोटा भाई है। थोड़ी देर बाद जबरदस्त गिल्ट ट्रिप में जाकर हेनरी ने अपनी भी जान दे दी। वैसे भी बिना सैम के जिंदा रहकर क्या करता है। होटल से निकलने से पहले जोल और एली ने इन दोनों भाइयों को अच्छे से दफना दिया। एली ने सैम की कब्र पर नोट लिखकर उससे माफी मांगी कि सॉरी वो उसे नहीं बचा पाई। एली इस सदमे से जल्दी बाहर नहीं निकलने वाली। जोल भी अब धीरे धीरे समझ रहा था कि शायद आगे चल के उसकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। ये सारा के गम से तो बाहर निकल गया, बट जोल एली को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। ये वाला पार्ट इनके फ्यूचर कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। 3 महीने बाद जोल और एली बर्फीले जंगल में भटकते हुए मैरलन और फ्लोरेंस के कैबिन में पहुंच गए। ये ओल्ड कपल आउटब्रेक के पहले ही दुनिया से दूर अपने कैबिन में रहा करता था, इसीलिए उनके लिए ऐसे अकेले जिंदगी गुजारना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैरलन को थोड़ा बंदूक दिखाकर धमकाने के बाद जोल समझ गया कि ये लोग वाकई में भले इंसान हैं। जोल और एली रास्ता भटक चुके थे, इन्हें बस वेस्ट में वायोमिंग जाने की डायरेक्शन चाहिए थी। मैरलन ने इन्हें रास्ता तो बता दिया, बट साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी। वेस्ट की ओर जाते वक्त इन्हें रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करना होगा। मैरलन और फ्लोरेंस को उस नदी के किनारे हमेशा ही ढेर सारे ह्यूमंस और इन्फेक्टेड की लाशें मिलती थी, इसीलिए इन दोनों ने उस नदी का नाम रिवर ऑफ डेथ रख दिया। एनीवेज, वेस्ट के डायरेक्शन मिलते ही जोल एली को लेकर यहां से निकल गया, बट कैबिन से बाहर आते ही जोल को हल्का सा पैनिक अटैक आया, इंडिकेटिंग कि जोल अब धीरे धीरे एली के लिए काफी चिंतित हो रहा है।
रात में ये दोनों थोड़ा आराम करने एक गुफा के पास रुक गए। फिर आसमान में चमक रही नॉर्दर्न लाइट्स को देखते हुए एली ने जोल से उसके फ्यूचर के बारे में पूछा कि अगर फायरफ्लाइज वाकई में एली के खून से वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए तो दुनिया के नॉर्मल होने के बाद जोल क्या करेगा। जोल ने इसे बताया कि वो एक मस्त फार्म हाउस खोलकर भेड़ बकरियां चलाएगा, क्योंकि एटलीस्ट भेड़ बकरियां तो इसके बताए ऑर्डर्स को बिना कोई कंप्लेंट किए फॉलो करेंगे। यानी जोल इधर एली को टॉन्ट मार रहा था। फिर एली ने इसे बताया कि बचपन से एली को एस्ट्रोनॉट बनने का शौक था। जोल ने परफेक्ट गेस लगाकर एली के फेवरेट एस्ट्रोनॉट का नाम भी बता दिया, सैली राइड। एली ने यहाँ जोल को उसके सैम को बचाने वाले फेल अटेम्प्ट के बारे में भी बताया कि कैसे उसने अपने खून से सैम के जख्म को ठीक करने की नाकाम कोशिश की थी। लेकिन जोल ने एली को समझाते हुए कहा कि यह वैक्सीन वाला प्रोसेस ब्लड ट्रांसफर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट सीजन 1 की एंडिंग को लेकर हिंट भी हो सकता है। जिन्हें पहले गेम की स्टोरी पता है वो अच्छे से जानते होंगे कि मैं इधर किन कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ। फिर जोल एली को सोने भेजकर पहरेदारी करने चला गया। सुबह नींद खुलते ही जोल ने देखा कि पहरेदारी करते वक्त उसकी आंख लग गई थी। जोल को सोता देख एली ने उसकी ड्यूटी संभाल ली। जोल ने एली को फुल एंड फाइनल वार्निंग दी कि वह अगली बार से ऐसी गलती ना करे। अगर जोल की आंख लग भी गई तो एली को उसे फौरन जगा देना चाहिए। लेकिन फिर भी एली के वॉचिंग स्किल्स देखकर जोल इम्प्रेस तो हो ही गया था। यहाँ हमने एक और चीज नोटिस की कि नींद में जोल डरावने सपने देखकर बड़बड़ाता है। वेस्ट के डायरेक्शन को फॉलो करते वक्त इन्हें एक शांत नदी दिखाई दी। पहले इन्हें लगा कि शायद यही रिवर ऑफ डेथ होगी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही इन्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम दिखा। जोल ने एली को बताया कि किसी जमाने में ह्यूमंस इस डैम से बने इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, लेकिन उसे पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले प्रोसेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अच्छा होगा कि एली उसके बारे में इससे ना ही पूछे। जोल बस एली को सीटी मारना और शिकार करना सिखा दे। एली के लिए तो बस इतना ही काफी था। एक्चुअल रिवर ऑफ डेथ के पास पहुंचते ही इनका सामना हथियारों से लैस घुड़सवारों से हुआ। ग्रुप के लीडर ने जोल और एली का इन्फेक्शन चेक करने उन पर कुत्ता छोड़ दिया। ये डॉग और इन्फेक्शन का कनेक्शन हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। डॉग स्कैन से जोल तो सक्सेसफुली पास हो गया, बट एली के पास पहुंचते ही वो डॉग थोड़ा गुर्राने लगा। लकीली उस डॉग को एली के इन्फेक्शन से ज्यादा उसके साथ खेलने में था। लेकिन इस सारे स्कैनिंग प्रोसेस के दौरान जोल पूरी तरह से हेल्पलेस हो गया था। ये जानते हुए भी कि शायद वो डॉग एली को चीर फाड़ देगा, जोल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, इंडिकेटिंग कि जोल का एली के साथ रिलेशन उसे काफी कमजोर बना रहा था। फिर जोल ने गैंग लीडर को बताया कि वो यहाँ अपने छोटे भाई को ढूंढने आया है। जोल का नाम पता चलते ही लीडर इन दोनों को घोड़े पर बिठाकर अपने कैंप ले गई, द जैक्सन टाउन। जैक्सन पहुंचकर जोल और एली हैरान रह गए। यहाँ के लोगों ने मजबूत 4 दीवारी के अंदर फुल फ्लेज कम्युनिटी बनाकर रखी थी। यहाँ की जिंदगी इतनी नॉर्मल थी कि लोग स्नोमैन बनाकर क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी जोल की नजर टॉमी पर पड़ी। फिर इन भाइयों के इमोशनल रियूनियन के बाद ग्रुप की लीडर मारिया सबको पास के कैंटीन में ले गई। जोल और एली ने महीनों या बरसों बाद इतना अच्छा खाना खाया था। फिर एक टीनेज लड़की को चुपके से इन पर नजर रखता देख एली ने उसे गाली मारकर भगा दिया। यहाँ रहने वाले लोगों ने आज तक एली जैसी गाली गलौज करने वाली बच्ची नहीं देखी थी। एली के बिहाफ पर सबको सॉरी बोलकर जोल टॉमी के साथ थोड़ा प्राइवेट डिस्कशन करना चाहता था। तभी टॉमी ने इन्हें बताया कि जोल सारी बातें मारिया के सामने बोल सकता है, क्योंकि वो भी अब इनकी फैमिली का हिस्सा थी। यप, टॉमी ने मारिया के साथ शादी कर ली थी। ये सुनकर जोल पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया। फिर किसी तरह से इन दोनों को जबरदस्ती की शुभकामनाएं देकर जोल इनके साथ टाउन के टूर पर निकल पड़ा। मारिया की गैंग को यह जैक्सन टाउन 7 साल पहले मिला था। फिर इस गेटेड टाउन की थोड़ी मरम्मत करके सारे यहीं शिफ्ट हो गए। बूढ़े, जवान, बच्चे सबको मिलाकर फिलहाल इस टाउन में 300 के आसपास लोग रह रहे थे। जैक्सन में कम्युनिज्म चलता है, यानी इनका कोई एक लीडर तो नहीं है, बट सारी काउंसिल मारिया की बहुत रिस्पेक्ट करती है, यानी इसे जैक्सन की अनऑफिशियल लीडर ही समझ लो। इन्होंने पास वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को ठीक करके अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया था। वही डैम जो जोल और एली को रास्ते में दिखा था। जैक्सन के निवासी नहीं चाहते कि किसी को भी इनके सीक्रेट कम्युनिटी के बारे में पता चले, इसीलिए मारिया के कहने पर टॉमी ने रेडियो से जोल को सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। ये सुनकर जोल को काफी बुरा लगा कि एटलीस्ट टॉमी कुछ तो हिंट दे देता। एली तो टाउन के फार्म और अस्तबल को देखकर ही काफी खुश थी। इसने फौरन एक नन्हे घोड़े शिमर के साथ दोस्ती भी कर ली। टूर पूरा होने के बाद टॉमी जोल को एक लोकल बार ले गया। जोल ने इसे झूठ कहा कि टेस जिंदा है और वो फिलहाल यहाँ पैसों के लिए एली की फायरफ्लाई फैमिली को ढूंढने आया था। जहां तक टॉमी को पता है, फायरफ्लाइज का एक बेस कोलोराडो यूनिवर्सिटी में था। जोल घोड़े के जरिए 1 हफ्ते के अंदर यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा, लेकिन रास्ते में उसका सामना रेडर्स और इन्फेक्टेड से हो सकता है। रास्ता इतना भी खतरनाक नहीं है,
जोल चाहता है कि टॉमी भी इनके साथ चले, लेकिन टॉमी ने इस बात से साफ मना कर दिया। मारिया प्रेग्नेंट है और टॉमी उसे अकेला छोड़कर बाहर फालतू के रिस्क लेने नहीं जा सकता। यह सुनते ही जोल की फुल सटक गई। उसे नहीं लगता कि टॉमी कभी एक अच्छा बाप बन पाएगा। जोल के इस रिएक्शन को देखकर टॉमी ने उसे बताया कि जोल के लिए जिंदगी रुक गई, इसका मतलब ये नहीं कि टॉमी भी जीना छोड़ दे। टॉमी को जिंदा रहने के लिए फाइनली एक नया पर्पस मिल गया है। अगर ऐसा है तो ठीक है। जोल सुबह होते ही जैक्सन टाउन छोड़कर एली के साथ यहाँ से निकल जाएगा। बाहर से बाहर आते ही घुंघराले बाल वाली एक लड़की को देखकर जोल को सेरा की याद आने लगी। यहीं पर जोल को फिर से हल्का सा पैनिक अटैक आया। मारिया ने जोल और एली को एक कॉर्नर के घर में शिफ्ट कर दिया था। नहा धोकर नए कपड़े पहनने के बाद एली मारिया से मिलने चली गई। एली के मना करने के बावजूद भी मारिया उसे नया हेयर कट देना चाहती थी। आउटब्रेक से पहले मारिया असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी, यानी मुजरिमों को सजा देने वाला काम। यहीं पर एली को पता चला कि मारिया उसके बेटे केविन और जोल उसकी बेटी सेरा को किसी एक्सीडेंट में खो चुका था। सेरा वाली बात सुनते ही एली समझ गई कि जोल उसके अराउंड ऐसा अजीब सा रिएक्ट क्यों करता है। मारिया ने एली को चेतावनी दी कि जोल कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसे जरा अपना ख्याल रखना होगा। एली को अच्छे से पता था कि जोल दूध का धुला तो नहीं है, लेकिन वह एली को बचाने किसी भी हद तक जा सकता है। सो ऑल गुड। नया हेयरकट लेकर एली पास वाले टाउन हाउस के आसपास घूमने और मूवी देखने चली गई। इसी दौरान जोल अपने बूट्स रिपेयर करने में लगा हुआ था। टॉमी ने जोल को नए बूट्स थमाकर उससे माफी मांगी कि शायद इन दोनों ने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। यहाँ फाइनली जोल ने टॉमी को सब कुछ सच सच बता दिया कि एली फंगल इन्फेक्शन से पूरी तरह से इम्यून है और फायरफ्लाइज उसके ब्लड सैंपल की मदद से वैक्सीन बनाने की प्लानिंग में थे। टेस अब इस दुनिया में नहीं रही और एली को सुरक्षित फायरफ्लाइज तक पहुंचाना टेस की आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन एली के साथ रहते रहते इमोशनल कनेक्शन की वजह से जोल अंदर से काफी कमजोर हो गया था। उससे एली के सेफ्टी के बारे में सोच कर डरावने सपने और पैनिक अटैक्स तक आने लग गए थे। जोल अच्छे से जानता था कि एली के साथ उसके इमोशनल कनेक्शंस की वजह से वो एली की हिफाजत नहीं कर सकता। जोल ने टॉमी से आखिरी बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो अकेला एली को लेकर फायरफ्लाइज के कैंप तक चला जाए। थोड़ा हिचकिचाने के बाद टॉमी आखिरकार मान गया। घर पहुंचते ही जोल को पता चला कि एली ने घूमते घूमते इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। एली ने इमोशनल होकर जोल को बताया कि वो सेरा के बारे में जानती है। ना ही एली जोल की बेटी है और ना ही वो उसका बाप। तो अच्छा होगा कि जोल ओवर प्रोटेक्टिव होने की बजाय बिना किसी इमोशनल कनेक्शन के अपना काम पूरा करे। एली को अच्छे से पता है कि जिंदगी में किसी को खोना क्या होता है। एली ने जितने भी लोगों को चाहा या तो वो मर गए या फिर उसे छोड़कर चले गए। जोल भी अब उस लिस्ट में शामिल हो गया क्योंकि जोल ने भी एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर उसे छोड़ दिया और एली को टॉमी के हवाले कर दिया। एली के मुंह से सेरा का नाम सुनकर जोल अलग ही इमोशनल ट्रिप में निकल गया था। इसने एली को बताया कि वो ठीक कह रही है, एली उसकी बेटी नहीं है। सुबह होते ही ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे। इस सीन में पेड्रो पास्कल और बेला रमसे ने कमाल की एक्टिंग की है, बट टू बी ऑनेस्ट ये सीन मुझे गेम में ज्यादा इमोशनली हैवी लगा। रूम से बाहर निकलते ही जोल को फिर से सेहरा के फ्लैशबैक्स आने लगे। सुबह होते ही टॉमी एली को अस्तबल ले गया। ये दोनों जोल को अंदर खड़ा देखकर हैरान थे। जोल यहाँ पहले तो बस घोड़ा चुराकर भागने आया था, लेकिन आधा घंटा सोच विचार करने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि आगे का सफर तय करने से पहले एली को अपना पार्टनर चुनने का हक होना चाहिए। एली ने बिना टाइम वेस्ट किए जोल को चूज किया और फिर ये दोनों टॉमी को गुड बाय बोलकर यूनिवर्सिटी की ओर निकल पड़े। जाने से पहले टॉमी ने जोल को अपनी राइफल थमा दी और इन्हें ऑफर दिया कि जैक्सन टाउन के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। रास्ते में जोल और एली की बॉन्डिंग और भी ज्यादा बढ़ने लगी। जोल ने एली को स्नाइपर चलाने के बेसिक सिखाए और बताया कि आउटब्रेक से पहले वो एक कॉन्ट्रैक्टर था। यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचते ही जोल ने एक और कन्फेशन किया कि दुनिया अगर फिर से नॉर्मल हो गई तो जोल सिंगर बनेगा और वैक्सीन के बदले एली को गाना गाकर सुनाएगा। यूनिवर्सिटी में घुसते ही इन्हें पता चला कि फायरफ्लाइज किसी कारण की वजह से अर्जेंटली सॉल्ट लेक सिटी शिफ्ट हो गए थे। बाहर निकलते वक्त इनका सामना कुछ रेडर से हुआ। जोल एक रेडर को मारकर एली के साथ वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मरने से पहले उस रेडर ने जोल को चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इस इलाके से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही जोल बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर गया। जोल को इस हालत में देखकर एली काफी परेशान थी और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एली जोल को किसी तरह पास वाले एक घर में ले गई। खून को रोकने एली ने जोल के जख्म पर उसका जैकेट रख दिया और मरहम पट्टी लायक सामान ढूंढने घर की तलाशी लेने लगी। लकीली जोल होश में था, बट अगर समय रहते खून को रोका नहीं गया तो जोल सिर्फ ब्लड लॉस की वजह से ही मर जाएगा। नाउ फ्लैशबैक टाइम।
एली के क्यूजी वाले फेडरा स्कूल की कहानी। प्रेजेंट टाइम से बस कुछ महीने पहले एली मस वॉकमैन पर गाने सुनते हुए ट्रेनिंग कर रही थी कि तभी बेथनी नामी एक बुली ने उसके हेडफोन्स छीन लिए। बेथनी का मानना था कि एली की दोस्त के जाने के बाद स्कूल में उसकी हिफाजत करने के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि असली फाइटर तो एली की वो गुमशुदा दोस्त ही थी। ये सुनते ही एली ने गुस्से में पंच मारकर बेथनी का मुंह तोड़ दिया। एली के साथ पंगा लेने की वजह से बेथनी को 15 टाके लगवाने पड़े। एली की यह हरकत देखकर कैप्टन कॉन्ग ने उसे फौरन अपने ऑफिस में बुलवा लिया। कॉन्ग ने एली को समझाते हुए कहा कि उसके पास इस सिचुएशन से निकलने के लिए 2 ऑप्शंस थे। या तो एली ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहे और क्यूजी के बाकी कामगार ह्यूमंस की तरह फेडरा ऑफिशियल्स के अंडर छोटे मोटे काम करे, या फिर अपने प्राइड को थोड़ा साइड में रखकर खुद फेडरा की इतनी बड़ी ऑफिसर बन जाए कि बेथनी जैसे पुलिस उसके नीचे काम करेंगे। लोग चाहे कुछ भी कहे, सिर्फ फेडरा की वजह से ही बोस्टन जैसे क्वारंटीन जोन में अमन कायम था। फेडरा के यहाँ से जाते ही सारे ह्यूमंस एक दूसरे को मार काट कर खा जाएंगे। एली को कॉन्ग की बात सही लगी और उसने ऑप्शन 2 को चूज किया। दिन भर की ट्रेनिंग पूरी होते ही एली अपने रूम में सोने चली गई। आधी रात को ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास एक टीनेज लड़की खिड़की से एली के रूम में घुस आई। नींद खुलते ही एली ने उस घुसपैठिया लड़की को जमीन पर गिरा दिया। एली जल्दी समझ गई कि वो लड़की एक्चुअल में इसकी पुरानी रूममेट और बेस्ट फ्रेंड राइली है। राइली 3 हफ्ते पहले फेडरा स्कूल से भाग गई थी। राइली ने एली को बताया कि स्कूल से बाहर निकलते ही उसने फायरफ्लाइज ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। यह सुनकर एली काफी गुस्सा और डिसअपॉइंटेड थी। राइली चाहती है कि आज की रात एली उसके साथ बाहर घूमने चले। थोड़ा हिचकिचाने के बाद एली आखिरकार मान गई। फेडरा ऑफिसर से बचते बचाते एली और राइली इस सुमसाम बिल्डिंग में घुस गए। आगे का रास्ता इन्हें छत के ऊपर से तय करना था, लेकिन टेरेस पर जाते वक्त इन्हें एक डेड बॉडी दिखी। देख के लग रहा था कि इन भाई साहब ने शराब के साथ नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। एली और राइली बोतल पर डेट देखकर काफी इंप्रेस थे। डेड बॉडी गई भाड़ में, असली खजाना तो ये है। ये बोतल आउटब्रेक से भी ज्यादा पुरानी थी, यानी अच्छी खासी एज की हुई। फिर अल्कोहल के कुछ शॉट्स लगाकर दोनों छत के रास्ते आगे बढ़ने लगे। राइली ने एली को बताया कि जब एली किसी शरारत की वजह से स्कूल में सजा काट रही थी, तब फायरफ्लाई के एक मेंबर ने राइली को स्कूल से बाहर निकलते देख लिया। राइली को पहले से ही फेडरा कतई पसंद नहीं थे, ना ही उनके उसूल और ना ही फैसिस अंदाज में काम करने के तरीके। राइली की ये बातें सुनकर उस लेडी ने फौरन उसे फायरफ्लाइज गैंग में भर्ती करवा लिया। राइली के स्किल से इंप्रेस होकर उन्होंने इसे गन तक दे दी। इस गन के साथ थोड़ा खेलने के बाद राइली ने बंदूक एली से वापस ले ली। एनीवेज, एक छत से दूसरे छत कूद कूद कर ये दोनों फाइनली आखिरी मंजिल तक पहुंच गए। फेडरा इस जगह को क्यूजी का नया जोन बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। यहाँ फिर से एली और राइली के बीच फायरफ्लाइज और फेडरा को लेकर बहस छिड़ गई। एली का कहना था कि अगर फायरफ्लाइज वाकई में इतने भले लोग हैं तो वो क्यूजी के इलाकों पर बमबारी क्यों करते हैं। बेसिकली एली फायरफ्लाइज के मंसूबे को प्रोपेगेंडा बता रही थी और राइली फेडरा के उसूलों को। राइली ने किसी तरह से टॉपिक चेंज करके एली को पास वाला मॉल दिखाया, लिबर्टी गार्डन्स मॉल। जहां तक एली को पता है, इन्फेक्टेड से भरा होने की वजह से फेडरा ने इस मॉल को सील कर दिया था, लेकिन राइली ने इसे इशारा करते हुए दिखाया कि ये मॉल अब सील्ड नहीं है। मॉल के अंदर जाते ही राइली ने इसे बताया कि फेडरा ने आसपास के एरिया की मरम्मत करते वक्त एक्सीडेंटली मॉल को भी मेन पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया था। फिर एली को इंप्रेस करने राइली ने मॉल के पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। मॉल में लगी रंग बिरंगी लाइट्स देखकर एली पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई, लेकिन मेन सरप्राइजेस तो अभी बाकी थे। राइली ने एली के लिए मॉल में 4 स्पेशल लोकेशंस चूज करके रखे थे। एली तो भाई बस एस्केलेटर्स से ही इतना इंप्रेस थी कि राइली ने उसे भी लिस्ट में ऐड कर दिया। तो अब 4 के हुए 5 वंडर्स ऑफ द मॉल। एस्केलेटर के मजे लेने के बाद राइली उसे लेकर इस झूले के पास आई। ये दोनों मस्त घोड़ों पर बैठकर शॉट्स लगाते हुए कराउजल राइड के मजे ले रहे थे। एली के एक्सप्रेशन देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसका राइली पर जबरदस्त क्रश है। कुछ देर बाद ये झूला चलना बंद हो गया। राइली ने एली को बताया कि फायरफ्लाइज ने कुछ जगहों पर क्वारंटीन जोन पर कब्जा करके वहां के लोगों को फेडरा से आजादी दिलवा दी। फायरफ्लाइज के अंडर वहां की जिंदगी एकदम प्री आउटब्रेक जैसी चलती है। एली का मानना था कि राइली वो सब कुछ फेडरा के साथ रहकर भी कर सकती थी, बट सबके नसीब ऑफिसर बनने वाले नहीं होते। राइली की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कॉन्ग उसे नाले साफ करने वाला इंचार्ज बनाने वाला था। यह सुनते ही राइली ने स्कूल से भागने का डिसीजन लिया। कराउजल के फेल होने के बाद राइली एली को फोटो बूथ ले गई। फोटो बूथ तो एकदम सही चल रहा था, बट बरसों तक बंद होने की वजह से इसकी प्रिंटिंग इंक सूख गई थी, इसीलिए ऐसे फीके फीके प्रिंट्स आ रहे थे।
फोटो बूथ के बाद अगला वंडर था आर्केड वीडियो गेम पार्लर। ये वाला सरप्राइज एली को सबसे ज्यादा पसंद आया। दोनों ने यहाँ मॉर्टल कॉम्बैट 2 आर्केड मशीन पर एक के बाद एक ढेर सारे गेम्स खेले, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि वीडियो गेम्स की आवाज ने पास पड़े एक इन्फेक्टेड को जगा दिया था। और भाई साहब, इसके बाद जो कैमरा वर्क और डायरेक्शन है ना, उसके क्या कहने। हर फ्रेम में ऐसा लगता है कि मानो पीछे से अब कुछ आ जाएगा। यानी ऐसे ऐसे एंगल्स चुने हैं ना कि 15-20 मिनट तक कांस्टेंट एंजाइटी वाली फीलिंग आती है। वो इन्फेक्टेड अब इन पर हमला करेगा कि कब। ओके, आर्केड पार्लर के बाद अब बारी थी आखिरी वंडर लोकेशन की, लेकिन एली ने आगे जाने से मना कर दिया। बहुत रात हो गई थी। सुबह ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एली को वापस अपने रूम में जाना होगा। बाकी के सरप्राइजेस वो कल आकर देख लेगी, लेकिन रायली जाने से पहले एली को एक गिफ्ट देना चाहती थी। नो पन इंटेंडेड वॉल्यूम 2 की किताब। एली ये सेकंड एडिशन बुक देखकर काफी खुश हो गई, लेकिन साइड में रखे होममेड बॉम्ब्स देखने के बाद एली का मूड पूरा चेंज हो गया। रायली ने ये मॉल नहीं ढूंढा था, बल्कि फायरफ्लाइज ने रायली को इस मॉल में नजर रखने भेजा था। शायद फायरफ्लाइज इन बॉम्ब्स की मदद से फेडरल सोल्जर्स पर हमला करने की प्लानिंग में थे। रायली ने एली को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो फायरफ्लाइज को कभी एली को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। हाँ, जैसे फायरफ्लाइज जैसे रिबेल ग्रुप एक बच्ची की बात सुनने वाला था। एली गुस्से से मॉल के बाहर जाने लगी। तभी रायली ने उसे कहा कि आज की रात रायली की बॉस्टन में आखिरी रात थी, क्योंकि फायरफ्लाइज इसे अटलांटा क्यूजी शिफ्ट करने वाले थे। रायली ने उसकी रिक्रूटर यानी मार्लिन से काफी रिक्वेस्ट की कि वह एली को भी फायरफ्लाइज का हिस्सा बना ले, बट मार्लिन ने साफ साफ मना कर दिया। रायली ये मॉल दिखाने के बहाने एली को फुल एंड फाइनल गुड बाय बोलने आई थी। एली गुस्से में मॉल से बाहर चली गई, बट कुछ देर बाद ही रोते रोते वापस अंदर चली आई। अंदर आते ही एली को किसी की चिल्लाने की आवाजें आई। एली भागते हुए इस हैलोवीन शॉप में घुस गई। वो आवाज इस हैलोवीन डेकोरेशन से आ रही थी। ये था रायली का अगला और आखिरी सरप्राइज। एली ने रायली को बताया कि वो यहाँ पर सिर्फ जोक्स की बुक लेने वापस आई थी। एली को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि रायली उसे जिंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देकर उसी रात छोड़कर जाने वाली थी। रायली ने बिना कुछ सोचे समझे फायरफ्लाइज के रिबेलियन को ज्वाइन करने अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया। जब से रायली ने उसके पेरेंट्स को खोया था, तब से ही वो फैमिली जैसे एक्सपीरियंस को मिस करती थी। फायरफ्लाइज के साथ रहते रहते वो भी रायली को अपनी नई फैमिली की तरह लगने लगे थे। आखिरी रात पर लड़ने का कोई फायदा नहीं। रायली ने एली का वॉकमैन लेकर स्टोर के स्पीकर पर जोरदार गाना लगा दिया और फिर ये दोनों हैलोवीन मास्क पहनकर नाचने लग गए। बस एली से अब और कंट्रोल नहीं होता। उसने मास्क निकालकर सीधा रायली को किस कर लिया। रायली भी बिल्कुल यही चाहती थी। फिर एली के कहने पर रायली ने उसके साथ रुकने का डिसीजन लिया, लेकिन तभी गाने की आवाज से वहां वो इन्फेक्टेड आ गया। दोनों ने उस इन्फेक्टेड से लड़ने की काफी कोशिश की, बट कम एक्सपीरियंस की वजह से इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसे मारे तो मारे कैसे। एली ने आखिरकार अपने स्विच ब्लेड से सर पर वार करके इन्फेक्टेड को मार दिया, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। मरने से पहले उस इन्फेक्टेड ने दोनों लव बर्ड्स को काट लिया था, एली भी और रायली भी। एली गुस्से में तोड़ फोड़ मचाने लग गई। फिर थोड़ा शांत होने के बाद ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। इनके पास दो ही ऑप्शंस बचे थे, या तो इन्फेक्टेड बनने से पहले अभी का अभी खुद की जान ले लो, या फिर बचे कुछ समय को एक दूसरे के साथ रहकर बिताओ। दोनों ने ही ऑप्शन 2 को चूज किया। अब मरना ही है तो आखिरी पल तक जी के मरेंगे ना, उसमें क्यों इतनी जल्दी। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। घर की तलाशी लेते वक्त एली को एक ड्रॉवर से सुई धागा मिला। एली फौरन इसे लेकर जोल के पास चली गई। जोल चाहता था कि एली उसे छोड़कर टॉमी से मदद मांगने चली जाए, लेकिन एली जोल को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। एली सुई धागे की मदद से जोल के जख्म को सिलने लगी। जोल ने भी फाइनली हिम्मत दिखाकर एली को काम करने दिया। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। सिल्वर लेक रिजॉर्ट का लीडर डेविड अपने फॉलोअर्स को बाइबल पढ़कर सुना रहा था। लीडर होने के साथ साथ डेविड एक रिलीजियस पास्टर भी है। डेविड ने यहाँ के लोकल स्टेक हाउस को काम चलाऊ चर्च में कन्वर्ट कर दिया। बाइबल की वर्स पढ़ते वक्त डेविड का ध्यान गया कि हैना नामी एक छोटी बच्ची रोए जा रही थी। हाल ही में इसने अपने पापा को खोया था। डेविड ने इसे पास जाकर समझाया कि डोंट वरी, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। हैना को जानना था कि ये लोग इसके पापा को कब दफनाने वाले हैं। फिर अपने साथी जेम्स को ऑकवर्ड लुक देकर डेविड ने बच्ची को बताया कि ठंडी खत्म होते ही ये उसे दफना देंगे। बर्फ जमने की वजह से जमीन में खुदाई करना काफी मुश्किल काम था। चर्च से बाहर आते ही डेविड ने जेम्स से राशन का अपडेट लिया।
इनके पास बस कुछ ही दिनों का रैबिट, एल्क और वेंचन का गोश्त बचा था। बट हाल ही में इनके ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने पहाड़ों में एक हिरन देखा है। अगर ये समय रहते उसे ढूंढ पाए तो कुछ और दिनों तक कम्युनिटी का पेट भर सकता है। जेम्स का रिएक्शन देखकर डेविड को उस पर शक होने लगा, लेकिन जेम्स ने उससे वादा किया कि डोंट वरी, उसे डेविड पर पूरा भरोसा था और हमेशा ये इसी के साइड रहेगा। फिर ये दोनों राइफल्स लेकर उस हिरन को ढूंढने निकल पड़े। ये सारी चीजें धीरे धीरे बाद में कनेक्ट होगी। बाय द वे, जेम्स के रोल प्ले करने वाले एक्टर ने लास्ट ऑफ अस गेम में जोल का कैरेक्टर प्ले किया है, यानी वॉइस एक्टिंग और मोशन कैप्चर वगैरह। मार्लिन की तो वॉइस एक्टर और टीवी एक्टर सेम ही है। दूसरी तरफ एली इस घर में बैठी जोल की देखभाल कर रही थी। अगर समय रहते जोल को एंटीबायोटिक्स नहीं मिले तो ये जख्म सड़ने लग जाएगा। एली के पास भी राशन खत्म हो रहा था। फिर खाने की तलाश में एली राइफल लेकर शिकार पर निकल पड़ी। एक खरगोश को मारने की नाकाम कोशिश के बाद एली ने किसी तरह इस हिरन को शूट कर दिया। गोली लगते ही वो हिरन जंगल में भाग गया और थोड़ी दूर जाकर मर गया। एली से पहले डेविड और जेम्स को इस हिरन की बॉडी मिली। इससे पहले कि ये दोनों इस हिरन को चुरा ले, वहां पर एली आ गई। एली के कहने पर दोनों ने अपने राइफल जमीन पर फेंक दिए। डेविड एली को रिलीजियस प्रीचिंग के जरिए अपने कल्ट में शामिल करना चाहता था, लेकिन एली का बिल्कुल भी मूड नहीं। फिर यह डिसाइड हुआ कि हिरन के बदले डेविड एली को एंटीबायोटिक्स देगा। वैसे भी एली अकेली इतने बड़े हिरन को उठाकर नहीं ले जा सकती। जेम्स के मना करने के बावजूद भी डेविड ने उसे पेनिसिलिन का शॉट लेने सिल्वर लेक भेज दिया। जेम्स के आने तक ये दोनों पास के कैबिन में बैठकर आग सेकते उसका इंतजार करेंगे। अंदर जाने से पहले एली ने दोनों की राइफल्स खाली कर दी। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का भाई। डेविड के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी एली उसे अपना नाम बताने को तैयार नहीं थी। एली तो ये सोच के हैरान थी कि ऐसी सिचुएशन में भी कोई कैसे रिलीजन पर भरोसा कर सकता है। वेल, आउटब्रेक से पहले डेविड एक टीचर था। प्रीचर तो वो आउटब्रेक या कयामत के बाद बना। सब कुछ तबाह होने के बाद डेविड को रियलाइज हुआ कि वाकई में गॉड है। एली को यह स्टोरी जरा भी कन्विंसिंग नहीं लगी। 2017 तक डेविड पिट्सबर्ग क्यूजी में था, लेकिन उस क्यूजी पर फायरफ्लाइज का कब्जा होते ही डेविड और उसके साथी भागकर यहाँ की बर्फीली वादियों में बस गए। तब से डेविड उनका लीडर बना। डेविड का नसीब में विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि हर एक चीज का एक मतलब होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। इस बात को साबित करने डेविड ने उसे एक किस्सा सुनाया। कुछ दिन पहले डेविड ने अपने 4 मेंबर्स को पास के टाउन में सप्लाईज इकट्ठा करने भेजा था। गए तो 4 थे, बट वापस बस 3 ही आ गए। किसी सरफिरे बंदे ने हेना के बाप एलेक को मार दिया था। सरप्राइजिंगली एलेक का मर्डरर भी हेना जैसी ही एक टीनेज लड़की के साथ था। ये सुनते ही एली के चेहरे का रंग उड़ गया। यूनिवर्सिटी से भागते वक्त जोल ने जिस बंदे को मारा था वही एलेक है। यानी डेविड अच्छे से जानता है कि एली के साथ ही नहीं उसका मर्डर किया था। अंदर आते वक्त जेम्स ने इनकी बातें सुन ली। जेम्स वहीं का वहीं एली को मारने वाला था, बट डेविड ने उसे रोक लिया। डेविड ने एली को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे एंटीबायोटिक्स देकर वापस भेज दिया। ये देखकर जेम्स काफी गुस्सा और डिसअपॉइंटेड था कि डेविड एलेक के कातिल को ऐसे कैसे जाने दे सकता है। घर पहुंचते एली ने जोल के जख्म पर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया और उसके बाजू में जाकर सो गई। सॉल्ट लेक में डिनर की तैयारियां हो रही थी। खाने में आज वेंशन का मीट है। डेविड और जेम्स हिरन को लेकर डिनर में चले आए। पहले तो लगा था कि सारे हिरन देखकर काफी खुश होंगे, बट सबके चेहरे लटके हुए थे। लगता है इन तक खबर फैल गई कि डेविड ने एलेक के कातिल को बिना कोई सजा दिए भागने दिया। डेविड ने इनसे वादा किया कि सुबह होते ही वो कुछ लोगों को लेकर उस एलेक के कातिल को ढूंढने जाएगा। हेना ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि इन्हें उन दोनों को मार देना चाहिए, यानी एलेक का कातिल भी और वो टीनेज लड़की भी। ये सुनते ही डेविड ने हेना को उल्टे हाथ की चमाट लगा दी। हेना ने एक बाप तो खो दिया, बट इनके कम्युनिटी का बाप यानी डेविड अब भी जिंदा है। जब डेविड बोले तो उसे पूरी रिस्पेक्ट देकर सुनना। डेविड को जरा भी पसंद नहीं कि कोई उसकी बात काटे। इतना बोलकर डेविड बाकियों के साथ डिनर करने बैठ गया। कम्युनिटी के बाकी लोग भूखों की तरह खाना चल रहे थे, लेकिन जेम्स और कुछ और गिने चुने लोग खाते वक्त थोड़ा कतरा रहे थे। लगता है इन्हें वेंशन मीट की असलियत पता है। सुबह होते एली ने जोल को एक और पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया और घोड़े को खाना पानी देने बाहर चली गई। अचानक से कुछ परिंदों को उड़ता देख एली समझ गई कि आसपास कुछ घुसपैठिए आ गए हैं। थोड़ा आगे जाते एली ने देखा कि डेविड और जेम्स कुछ हंटर्स के साथ एली को ढूंढ रहे थे। डेविड ने जेम्स को बताया कि जोल से निपटने के बाद ये एली को अपने साथ कैंप लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डेविड को एली जिंदा चाहिए। ये सुनकर जेम्स और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। आखिर डेविड एली के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? अगर इतना ही है तो बच्ची को जाने दे। उसे कैंप में ले जाकर कम्युनिटी में फालतू के झगड़े क्यों लगाने? बट ना, डेविड ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था। उसे एली चाहिए और जिंदा चाहिए।
एली ने भागते हुए घर जाकर जोल को चेतावनी दी कि कुछ लोग इन्हें ढूंढते हुए टाउन की तलाशी ले रहे थे। एली ने जोल के हाथ में चाकू थमाकर उसे बताया कि वो बाहर जाकर डेविड की गैंग का ध्यान भटकाएगी, लेकिन उस टाइम अगर कोई अंदर आया तो जोल को खुद अपनी रक्षा करनी होगी। जोल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चला है, वो तो ठीक से हिलडुल भी नहीं पा रहा था। बट थैंक्स टू द पेनिसिलिन के डोसेज जोल की हालत एकदम फटाफट रिकवर हो रही थी। एली घोड़े पर बैठकर डेविड के साथियों का ध्यान भटकाने चली गई। जेम्स ने गोली चलाकर घोड़े को मार दिया। इसके घोड़े से गिरते ही जेम्स और बाकी लोग एली को मारना चाहते थे, बट एन मोमेंट पर वहां डेविड आ गया। डेविड एली को उठाकर जेम्स और कुछ लोगों के साथ वापस कैंप चला गया। बचे हुए लोग हर एक घर की तलाशी लेकर जोल को मार देंगे। इनमें से एक ने तो घर को ढूंढ भी लिया, बट जोल ने किसी तरह अपनी बॉडी पर कंट्रोल करके इस बंदे को मार दिया। धीरे धीरे जोल अब फुल्ली रिकवर हो रहा था, यानी अब इनकी खैर नहीं। होश आते एली ने देखा कि डेविड ने उसे केज में बंद करके रखा है। डेविड ने उसे समझाते हुए कहा कि एली की जोल के साथ वाली जिंदगी अब खत्म हो गई। डेविड के साथ एली को एक नया फ्रेश स्टार्ट मिल सकता है। माना कि कम्युनिटी के लोग एली को मारना चाहते हैं, बट डेविड के कहने पर वो अपना इरादा बदल देंगे। जोल ने गैंग के 2 मेंबर्स मार्को और टिमोथी को बेहोश करके बंदी बना लिया। फिर ये मार्को के सामने टिमोथी को जबरदस्त टॉर्चर करके उससे इंफॉर्मेशन उगलवाने लगा। अगर टॉर्चर से बचना है तो दोनों को मैप पर एली की लोकेशन बतानी होगी। दोनों की लोकेशन मैच हो गई तो जोल उन्हें जाने देगा। आखिरकार टिमोथी ने हार मान ली और मैप पर पॉइंट करके जोल को सिल्वर लेक कैंप की लोकेशन बता दी। लेकिन लोकेशन मिलने के बावजूद भी बैड एस जोल ने दोनों को निहायत ही भयानक तरीके से मार दिया, इंडिकेटिंग कि जोल जितना लगता है उतना भी भला इंसान नहीं। डेविड के जाते ही एली केज से बाहर निकलने की कोशिश में थी कि तभी किचन के साइड में कुछ पड़ा देखकर एली को जबरदस्त धक्का लगा, एक इंसान का कटा हुआ कान। इसी वक्त डेविड एली के लिए खाना लेकर आया। एली के एक्सप्रेशन देखकर डेविड समझ गया कि एली इनके कैनिबलिज्म रिचुअल के बारे में जान चुकी है। डेविड ने एली को समझाते हुए कहा कि भूखी कम्युनिटी का पेट भरने डेविड ने कैनिबलिज्म का रास्ता चुना, यानी मुर्दा इंसान को खाना। डेविड ने यह डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को भूख से बचाने के लिए लिया था और कुछ नहीं। नॉट सो सरप्राइजिंगली डेविड एक्चुअल में रिलीजन में भरोसा नहीं करता, वो तो बस रिलीजन के नाम पर अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल कर रहा था। डेविड कॉर्डिसेप्स के फैलने वाले वायलेंट प्रोसेस से भी काफी इंप्रेस था। जिस तरह कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन खुद के सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वैसे डेविड ने भी अपने कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए सारी हदें पार कर दी। एली की तरह ही डेविड का दिल भी काफी वायलेंट है। अगर ये चाहे तो साथ मिलकर सिल्वर लेक की कम्युनिटी पर राज कर सकते हैं। डेविड के छूते ही एली समझ गई कि अंकल जी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कैनिबल होने के साथ साथ डेविड एक पेडो भी है, यानी बच्चों को पसंद करने वाले। एली पेड्रो पास्कल को छोड़कर पेडो पास्कल के पास कतई नहीं जाने वाली। डेविड के शैतानी इरादे पता चलते ही एली ने उसकी उंगली तोड़ दी। एली ने यहाँ डेविड से केज की चाबी छीनने की कोशिश की, बट वो प्लान फेल हो गया। ये देखकर डेविड गुस्से में बाहर चला गया। बहुत हो गई हमदर्दी, अब ये एली को काटकर सारे टाउन को खिला देगा। जोल डायरेक्शंस फॉलो करते हुए सिल्वर लेक रिजॉर्ट पहुंचा। जमीन पर बने खून के निशान का पीछा करते हुए जोल इनके स्टोरेज रूम में घुस गया। अंदर एली का बैग देखकर जोल समझ गया कि वो बिल्कुल सही जगह पर आया है। डेविड के आदमी इसके घोड़े को भी घसीटते हुए यहाँ लाए थे। स्टोरेज रूम की थोड़ी जांच करने पर जोल को पता चला कि यहाँ के लोग कैनिबल्स हैं। फिर जोल फटाफट बैग उठाकर एली को ढूंढने निकल पड़ा। जेम्स और डेविड ने एली को उठाकर टेबल पर पटक दिया। ये दोनों चॉपर की मदद से एली को मारने वाले थे कि तभी एली ने बताया कि वो इन्फेक्टेड है। डेविड के साथ चली हाथापाई के दौरान एली ने उसे काट लिया था। एली के हाथ पर बना बाइट मार्क देखकर डेविड पहले थोड़ा परेशान था, बट बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये बाइट मार्क थोड़ा पुराना है। एली तो अब तक टर्न होनी चाहिए थी। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एली ने चॉपर से जेम्स को मार दिया और किचन के बाहर भाग गई। डेविड ने ऑलरेडी स्टेक हाउस के सारे दरवाजे लॉक कर दिए थे। फिर डेविड चॉपर लेकर एली को मारने चला गया। एली ने चूल्हे से लकड़ी निकालकर डेविड के ऊपर फेंक दी। डेविड तो बच गया, बट रेस्टोरेंट में आग लग गई। एली ने किसी तरह मौका देखकर चाकू से डेविड पर हमला कर दिया। इस हमले में वो चॉपर डेविड के हाथ से गिरकर पास के टेबल के नीचे चला गया। एली के हमले का कोई फायदा नहीं था। डेविड एली को जमीन पर पटक कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। झटपटाते हुए एली ने पास पड़ा चॉपर उठाकर डेविड के सर का कीमा बना दिया। ये सीन जितना गेम में सेटिस्फाइंग लगता है उतना ही इस शो में भी लगा। निहायत ही वायलेंट बट सेटिस्फाइंग। खून में लथपथ एली चाबी लेकर रेस्टोरेंट से बाहर चली गई, जहां उसकी मुलाकात जोल से हुई। एली के ट्रॉमा को शांत करने जोल ने उसे कस के गले लगा लिया।
यहाँ फर्स्ट टाइम जोल ने एली को बेबी गर्ल कहकर पुकारा। जोल सिर्फ सैरा को इस नाम से बुलाता था, इंडिकेटिंग कि अब जोल और एली का रिश्ता बाप बेटी वाले रिश्ते जैसा मजबूत हो गया है। फिर जोल एली को पकड़कर सिल्वर लेक से बाहर ले गया और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। एना नामी एक प्रेग्नेंट लेडी जंगल से भागते हुए इस फार्म हाउस में आकर छुप गई। फार्म हाउस के बाहर बना ये सिंबल देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि ये फायरफ्लाइज का सेफ हाउस है। इन्फेक्टेड से बचने एना ने ऊपर जाकर खुद को इस रूम के अंदर बंद कर दिया। सीढ़ियों से ऊपर आते आते एना का वाटर ब्रेक हो गया, यानी वो बस कुछ ही देर में बेबी डिलीवर करने वाली थी। अनफॉर्चुनेटली इस सेफ हाउस में फायरफ्लाइज का कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद ही एक इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़कर रूम के अंदर चली आई। एना ने किसी तरह अपने स्विच ब्लेड की मदद से उस इन्फेक्टेड को मार दिया। इसी हाथापाई के दौरान एना ने बेबी भी डिलीवर कर दिया। एना को गुड और बैड न्यूज दोनों एक साथ मिली। मरने से पहले उस इन्फेक्टेड ने एना के पैर पर काट लिया था। अपनी बच्ची को इन्फेक्शन से बचाने एना ने फटाफट उसका अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया और उसे अपने गोद में लेकर फायरफ्लाइज के आने का इंतजार करने लगी। यस, ये बच्ची ही एली है। एना का कैरेक्टर प्ले करने वाली ये एक्ट्रेस ने गेम में एली का रोल प्ले किया था, यानी वॉइस एक्टिंग और मोशन कैप्चर वगैरह। रात होते ही मर्लिन अपने साथियों के साथ इस फार्म हाउस में चली आई। रूम के अंदर एना एली के साथ बैठी हुई थी। अगर मार्लिन को आने थोड़ी और देर हो जाती तो एना टर्न होने से पहले खुद को मारने वाली थी। मार्लिन एना के पैर पर बना बाइट मार्क देखकर काफी इमोशनल हो गई। ये दोनों एक दूसरे के बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे। यहाँ एना ने मार्लिन से झूठ कहा कि इन्फेक्टेड होने से पहले इसने एली का अम्बिलिकल कॉर्ड काटा था। एना चाहती है कि मार्लिन उसे मार दे और एली को अपने साथ ले जाकर एक अच्छी सी जिंदगी दे। एना ने याद के तौर पर एली के पास अपना आइकॉनिक स्विच ब्लेड नाइफ छोड़ दिया। फिर दोस्ती के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करके एना ने किसी तरह मार्लिन को पटा लिया। नन ने एली को एक फायरफ्लाई के हवाले करके मार्लिन ने एना को मार दिया। ये सीन गेम में नहीं था, गेम में बस एना का जिक्र ही हुआ है। हाँ, द लास्ट ऑफ अस की एक कॉमिक बुक में एना की थोड़ी बैक स्टोरी है, बट गेम में एना का बस जिक्र ही था। इस ओपनिंग सीन ने सीरीज में एली के इम्यूनिटी का भी लॉजिक चेंज कर दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। डेविड वाले इंसिडेंट के बाद से ही एली अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जोल ने उसका दिल बहलाने की काफी कोशिश की, लेकिन एली अब तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। जोल ने एली से वादा किया कि ये सब खत्म होते ही वो उसे गिटार बजाना सिखाएगा। जोल को पूरा यकीन था कि एली को वो हॉबी काफी पसंद आएगी। हॉस्पिटल पहुंचने इन दोनों को एक बिल्डिंग के अंदर से गुजरना होगा। एज यूजुअली मलबे की वजह से सीधा आसान रास्ता ब्लॉक हो गया था। जोल ने एली को सीढ़ी ढूंढने ऊपर भेज दिया। एली को सीढ़ी तो मिल गई, बट बाहर किसी दूसरे चीज से डिस्ट्रैक्ट होकर एली सीढ़ी वहीं फेंक कर उसे देखने चली गई। जोल भी किसी तरह सीढ़ी लगाकर एली के पीछे चला गया। एली खिड़की में खड़ी एक जिराफ को पत्ते खाता देख रही थी। द लास्ट ऑफ अस की दुनिया में इंसानों की तो बैंड बज गई, बट बाकी नेचुरल चीजें एकदम सही से चल रही थी। कह सकते हो कि पहले से कहीं ज्यादा बेटर। फिर जोल और एली साथ मिलकर उस जिराफ को पत्ते खिलाने लगे। एली को इतने अच्छे मूड में देखकर जोल काफी खुश था। कुछ देर बाद ही वो जिराफ अपने ग्रुप के पास चला गया। एली और जोल छत पर खड़े जिराफ की उन हैप्पी फैमिली को दूर जाता देख रहे थे। तभी जोल ने एली को बताया कि अगर वो चाहे तो अभी का अभी सब कुछ छोड़कर टॉमी के पास जा सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जोल का फायरफ्लाइज और हॉस्पिटल पर से भरोसा उठ गया था, लेकिन एली फाइनल स्टेज में आकर अपने मिशन को नहीं छोड़ने वाली। यहाँ आने के लिए एली जिन मुसीबतों से गुजरी है, जितने लोगों की जाने गई है, एली उसे वेस्ट जाने नहीं देगी। एक बार सॉल्ट लेक सिटी के डॉक्टर से मिलने, उसके बाद जोल जहाँ चाहे एली को ले जा सकता है। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में एक आर्मी का इमरजेंसी मेडिकल कैंप मिला। आउटब्रेक के बाद आर्मी ने इस तरह के फास्ट रिस्पॉन्स मेडिकल कैंप्स बनाए थे। एज एक्सपेक्टेड इनका कोई फायदा नहीं हुआ। यहीं पर जोल ने फाइनली एली को अपने पास्ट के बारे में बताया कि आउटब्रेक के इनिशियल स्टेज में ही जोल ने सारा को खो दिया था। सारा को खोने के बाद मानो जोल की जिंदगी का मतलब ही खत्म हो गया। कुछ दिनों तक ग्रीफ में रहने के बाद जोल ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ट्रिगर दबाते वक्त हिचकिचाने की वजह से जोल का निशाना चूक गया। जोल के सर पर बना यह जख्म उसी डार्क मोमेंट की निशानी है। एली ये सब सुनकर काफी शॉक थी। जोल की कंडीशन देखकर एली को भी लगा कि शायद टाइम वाकई में सारे घाव भर देता है, लेकिन जोल ने एली को देखते हुए इनडायरेक्टली बताया कि टाइम कोई घाव नहीं भरता, हम बस समय के साथ अपने गम भूलने लगते हैं। जोल को तो एली ने ठीक किया है। एली की जिंदगी में आते ही जोल को फिर से जीने का मकसद मिल गया।
इस छोटे से इमोशनल सीन में दोनों ने क्या कमाल की एक्टिंग की है भाई। फिर एक दूसरे का मूड फ्रेश करने जोल के कहने पर एली पीजेस की बुक से जोक्स पढ़ने लगी। पहले तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक चला था कि तभी अचानक से कुछ फायरफ्लाइज ने इन पर फ्लैश ग्रेनेड से हमला कर दिया। फायरफ्लाइज जोल को बेहोश करके दोनों को उठाकर अपने साथ ले गए। काश इधर भी गेम्स की तरह ही इन्फेक्टेड वाला फाइनल शोडाउन सीन होता, लेकिन वो गेम था और ये टीवी शो है। गेम के सक्सेस के लिए फाइनल हाई स्टेक्स मिशन देना सेंस बनता है। शो रनर्स ने कैरेक्टर के बीच का वो कनेक्शन इमोशनली हेवी डायलॉग्स की मदद से दिखाया। सो ऑल गुड। होश आते ही जोल ने देखा कि मार्लिन की गैंग उन्हें पकड़कर हॉस्पिटल ले आई थी। फायरफ्लाइज ने जोल को घुसपैठिया समझकर बेहोश कर दिया था। मार्लिन ये देखकर इंप्रेस थी कि जोल ने अकेले वो काम करके दिखाया जो उसकी पूरी गैंग न कर पाती, यानी एली को सुरक्षित हॉस्पिटल ले आना। वो सब बाद में, जोल को फिलहाल एली से मिलना था। मार्लिन ने जोल को बताया कि वो अब एली से कभी नहीं मिल सकता। डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम में एली को सर्जरी के लिए तैयार कर रहे थे और यहीं पर हमें गेम और शो के बीच में एक और बड़ा चेंज देखने मिला। गेम में फंगल इन्फेक्शन एली के बॉडी में जाते ही किसी वजह से म्यूटेट हो गया था और उसी म्यूटेशन के कारण एली इम्यून बन गई। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा रश्ड था। शो ने इस चीज को काफी लॉजिकल बना दिया। वो एना के फ्लैशबैक वाला सीन याद है ना? डॉक्टर्स का मानना है कि पैदाइश के वक्त कॉर्डिसेप्स का कुछ पार्ट एली के बॉडी में चला गया था। बचपन से वो कॉर्डिसेप्स एली के दिमाग में पल रहा है, लेकिन वो कभी पूरी तरह से एली को इन्फेक्ट नहीं कर पाया। कह सकते हो कि ये भी एक टाइप का म्यूटेशन ही है, लेकिन इस म्यूटेशन का कंसेप्ट ज्यादा बिलीवेबल है। एली के दिमाग में पल रहा कॉर्डिसेप्स ऐसा केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है जो नॉर्मल कॉर्डिसेप्स को बताएगा कि ये होस्ट तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इधर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, और इसीलिए वो फंगल इन्फेक्शन एली के बॉडी में पूरी तरह से नहीं फैलता। फायरफ्लाइज के डॉक्टर्स सर्जरी की मदद से उस म्यूटेटेड कॉर्डिसेप्स को एली के दिमाग से निकालकर वैक्सीन बना सकते हैं, यानी ब्रेन सर्जरी। वो कॉर्डिसेप्स जो बचपन से एली के दिमाग से कनेक्टेड था। जोल समझ गया कि कॉर्डिसेप्स कोई कड़ी पत्ता नहीं है कि खोपड़ी खोलो और ऊपर से निकाल लो। ब्रेन सर्जरी यानी ये हॉस्पिटल की ट्रिप एली के लिए वन वे ट्रिप थी। एली उस सर्जरी से नहीं बचने वाली। ऑब्वियसली जोल फायरफ्लाइज को ऐसा करने नहीं देगा, लेकिन मार्लिन जोल के गुस्से को समझ सकती है। आखिर वो भी तो एली की कुर्बानी देकर अपने बेस्ट फ्रेंड को दिया वादा तोड़ रही थी, लेकिन क्या करें, इंसानियत को बचाने की खातिर इन्हें एक जान की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर मार्लिन ने जोल को कुछ फायरफ्लाइज के साथ बाहर भेज दिया। अगर जोल ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो फायरफ्लाइज उसे सीधा शूट कर देंगे। हॉस्पिटल से बाहर जाते वक्त जोल ने सर्जरी रूम की लोकेशन देख ली और सीढ़ियों पर पहुंचते ही फायरफ्लाइज पर हमला कर दिया। दुनिया और इंसानियत गई भाड़ में। सहरा के बाद जोल अब एक और बेटी नहीं खोने वाला। फिर बैड एस जोल ने एक एक करके सारे फायरफ्लाइज गार्ड्स को मार दिया और एली को लेने सर्जरी रूम की ओर चला गया। बस कुछ ही देर में ये लोग एली की सर्जरी करके दुनिया को बचाने वाले थे, लेकिन तभी वहां जोल आ गया। डॉक्टर साहब एकदम लास्ट मोमेंट पर इसे एली को ले जाने नहीं देंगे। ये सुनते ही जोल ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा डॉक्टर को शूट कर दिया। ये चीज जोल को अगले सीजन में काफी भारी पड़ने वाली है। एनीवेज, फिर जोल एली को उठाकर हॉस्पिटल के पार्किंग में ले गया। डोंट वरी, इसने नर्सेस को जिंदा छोड़ दिया था। जोल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चला है। उसने जो किया वो सही था या गलत? कहीं इसने सेल्फिश बनकर सारे ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तो नहीं बर्बाद कर दिया? एली को जब ये पता चलेगा तब उसका रिएक्शन क्या होगा? तभी उसका सामना मार्लिन से हुआ। मार्लिन ने जोल को समझाने की बहुत कोशिश की कि इमोशंस की आड़ में वो जो कर रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। इवन एली भी नहीं चाहेगी कि जोल सारी दुनिया के आगे उस अकेले की जान चुने। अब भी देर नहीं हुई, ये दोनों साथ मिलकर नया सर्जन ढूंढ सकते हैं। मार्लिन के भाषणबाजी खत्म होने के बाद जोल ने उसे भी शूट कर दिया। अगर ये मार्लिन को जिंदा छोड़ता तो वो कभी एली का पीछा नहीं छोड़ती। फिर जोल एली को लेकर टॉमी के जैक्सन टाउन चला गया। गाड़ी में होश आते ही एली काफी कंफ्यूज थी। जोल ने इससे झूठ कहा कि एली की तरह ही दुनिया में बहुत सारे इम्यून इंसान हैं। काफी कोशिश करने के बावजूद भी फायरफ्लाइज के साइंटिस्ट कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए। जब हॉस्पिटल में एली पर टेस्ट हो रहे थे तब कुछ रेडर्स ने इन पर हमला कर दिया। उसी हमले में मार्लिन समेत बहुत सारे फायरफ्लाइज मारे गए। जोल किसी तरह से एली को उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। इसीलिए कपड़ों की जगह एली ने यह हॉस्पिटल गाउन पहना था। ये सुनते ही एली पूरी तरह से टूट गई। उसे लगता था कि वो अकेली ऐसी स्पेशल इंसान थी जो सारी दुनिया को बचा लेगी। इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचने क्या क्या नहीं किया, वो सब अब कुछ मायने नहीं रखता। थोड़ा आगे चलते इनकी गाड़ी खराब हो गई।
यानी आगे का सफर इन्हें हाइकिंग करते हुए पैदल ही तय करना होगा। जोल ने एली को बताया कि अगर आज सारा जिंदा होती तो वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बनते हैं। ये सुनते ही एली ने जोल को अपनी बेस्ट फ्रेंड राइली के बारे में बताया, वो शॉपिंग मॉल वाली कहानी। इन्फेक्टेड होते ही दोनों बैठकर टर्न होने का इंतजार कर रहे थे। राइली तो ज़ॉम्बी बन गई, लेकिन इम्यून होने की वजह से एली को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर ना चाहते हुए भी एली ने इन्फेक्टेड राइली पर रहम खाकर उसे शूट कर दिया, यानी राइली ही एली का फर्स्ट मर्डर था। एली को लगा कि शायद वो अपनी इम्यूनिटी से दुनिया को बचाकर इस गिल्ड से निकल जाएगी, लेकिन ना, अब तो राइली, टेस, सैम और हेनरी सबकी जान फोकट में चली गई। जोल ने इसे समझाते हुए कहा कि एली खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार ना माने। पता नहीं क्यों, बट जोल की बातें सुनकर एली को थोड़ा डाउट आ रहा था। उसने जोल से कसम देकर साफ साफ पूछ लिया कि क्या उसकी हॉस्पिटल वाली स्टोरी सही में सच है, या फिर एली को बचाने की खातिर जोल ने ही कुछ कांड कर दिया। जोल ने कसम खाकर एली से वादा किया कि हाँ, वो सच बोल रहा है। जोल पर 100% भरोसा ना होने के बावजूद भी एली बस ओके बोलकर उसके साथ टॉमी से मिलने चली गई। और यहां होता है द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 खत्म। फिनाले को लेकर मैं थोड़ा टेंशन में था भाई, लेकिन थैंकफुली बाकी एपिसोड्स की तरह ही इन्होंने फिनाले भी एकदम गेम की तरह ही रखा। फुल 10 on 10 सीजन फिनाले। पहले 3 एपिसोड को देख के लग रहा था कि सारा शो ही 10 on 10 रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी गाड़ी लड़खड़ा गई थी। 9 में से 5 एपिसोड्स कमाल के थे, बट बाकी 4 में पेसिंग थोड़ी स्लो हो गई। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल रेटिंग होगी 8.5 out of 10। अगर राइटर्स थोड़ा और दिमाग लगाकर स्टोरी में कुछ और इन्फेक्टेड वाले सीन डाल देते तो आराम से एटलीस्ट 9 out of 10 तो बनता ही था। Alright, that's it for now. Please like, subscribe to our channel, comment your favorite topic. For an upcoming project, we will meet soon with updates on a new movie or TV show. Thank you for watching.